हजारों सालों से पावरफुल रैग्नार क्लैन एम्पायर की नॉर्दर्न डिफेंसिव वॉल बनकर खड़ा था। ये सब उनकी स्पेशल फिजिक की वजह से था, जो र्यूमर्स के हिसाब से ड्रैगन से इनहेरिटेड थी। क्लैन का हर मेंबर एक्सेप्शनल मैजिक पावर, एंड्योरेंस और स्वॉर्ड्समैनशिप के टैलेंट के साथ पैदा हुआ था। सबको ये एबिलिटीज मिली थी सिवाय हमारे स्टोरी के एमसी थियो के। टैलेंट और एबिलिटीज की कमी की वजह से सब उसे एक बास्टर्ड समझते थे और कचरे की तरह ट्रीट करते थे, यहाँ तक कि उसका अपना स्वॉर्ड टीचर भी। और एक दिन जब उसकी फैमिली एस्टेट पर अटैक हुआ, थियो बस हेल्पलेस खड़ा रह गया। वो मॉर्टली वुंडेड था जब उसे फाइनली रियलाइज हुआ कि किसने उन पर अटैक किया है। ये कोई और नहीं, रैंडन था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। उसका अपना मास्टर ही गद्दार निकला। रैंडन हंसता है और कहता है कि वो रोज सुबह थियो को ट्रेन करते हुए देखता था। वो सारी मेहनत, वो सारा स्ट्रगल सब बेकार था। वो थियो को देखकर ऑलमोस्ट ये कह रहा था, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। नो मैटर थियो ने कितनी कोशिश की, वो कहीं नहीं पहुंचने वाला था। फिर रैंडन अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और थियो का हाथ काट देता है। खून की नदियां बहने लगती हैं और थियो गिर जाता है दर्द से चिल्लाते हुए। रैंडन उसे बालों से पकड़कर उठाता है और कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है ये सब थियो की गलती है। तभी कोई घसीटते हुए उसकी मां की लाइफलेस बॉडी लाता है और उसके सामने फेंक देता है। रैंडन बड़े ठंडे दिमाग से कहता है कि इनकी मौत का जिम्मेदार भी वही है। पूरी तरह से टूट चुका थियो फिर भी फाइट करने की कोशिश करता है। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और रैंडन की तरफ दौड़ता है, लेकिन रैंडन तक पहुंचने से पहले ही एक और आदमी अपनी स्वॉर्ड फेंकता है जो सीधा थियो की बॉडी के आर पार हो जाती है। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। रैंडन कैजुअली माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो पुरानी यादों में कुछ ज्यादा ही बह गया था। जैसे ही थियो वहां पड़ा होता है, दुनिया धुंधली होने लगती है। उसे अपनी वीकनेस पर बहुत रिग्रेट होता है और सब कुछ डार्क हो जाता है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो मरने की बजाय वक्त में पीछे रिग्रेस कर जाता है विद हिडन ट्रेट्स एंड स्किल्स। थियो अपनी आंखें खोलता है और सामने वही कमीना रैंडन खड़ा है। ऐसा लग रहा है कि वो स्वॉर्ड ट्रेनिंग के बीच में है। रैंडन उसे डांटकर रियलिटी में वापस लाने की कोशिश करता है क्योंकि थियो ख्यालों में खोया हुआ था। लेकिन थियो को अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है। वो सोचता है कि शायद ये उसकी लाइफ का कोई फ्लैशबैक है, पर उसे यकीन नहीं होता कि मरने के बाद भी फ्लैशबैक में भी उसे रैंडन का मनहूस चेहरा देखना पड़ रहा है। ये यूनिवर्स का कोई क्रूअल जोक लग रहा था। अचानक एक सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होती है और वो उसे क्लूलेस होकर घूरता रहता है। सिस्टम विंडो उसे ऑर्डर देती है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, पंच रैंडन इन द फेस। इस पॉइंट पर थियो पहले से ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो सोचता है कि क्या फ्लैशबैक्स ऐसे ही काम करते हैं। वो ये भी नोटिस करता है कि रैंडन को ये सिस्टम विंडो दिखाई नहीं दे रही है। खैर थियो कंप्लेन नहीं कर रहा था। वो अपनी स्ट्रेनिंग स्टिक नीचे फेंकता है, अपनी मुट्ठी कसता है और जितनी ताकत बची थी उसके साथ आत्ता माझी सटक ली। वो एक सॉलिड पंच सीधा उस बास्टर्ड के मुंह पर जड़ देता है। जब पंच कनेक्ट होता है, रैंडन के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। उसे समझ ही नहीं आता कि ये थियो करने की कोशिश क्या कर रहा है। मीनवाइल हमारा लड़का मन ही मन मुस्कुरा रहा है, ये सोचते हुए कि ये सब कितना रियलिस्टिक फील हो रहा है। रैंडन फाइनली गुस्से में उस पंच का जवाब देता है और एक सॉलिड अटैक थियो पर करता है, जिससे वो पीछे की तरफ उड़ता हुआ गिरता है। थियो एनॉय हो जाता है कि उसे अपने फ्लैशबैक में भी ये दर्द बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इसी बीच वो बास्टर्ड मास्टर बस साय करता है और एक्सप्लेन करता है कि वो समझता है कि थियो फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, स्पेशली जब अवेकनिंग सेरेमनी इतनी पास है और उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। लेकिन वो ऐसे स्टूडेंट को माफ नहीं कर सकता जो अपने मास्टर पर हाथ उठाए। अवेकनिंग सेरेमनी का नाम सुनते ही थियो शॉक हो जाता है, क्योंकि ये इवेंट उसकी मौत से ऑलमोस्ट 10 साल पहले हुआ था। रैंडन उसे उसके बिहेवियर के लिए जलील करता रहता है और वहां से चला जाता है, ये कहते हुए कि वो उसे नेक्स्ट लेसन में देखेगा। बाकी क्लैन मेंबर्स आपस में खुसुर-फुसुर करते हैं और हंसते हैं, ये सोचते हुए कि ये बेवकूफ अपने मास्टर को ब्लेम कर रहा है, जबकि असली टैलेंटलेस इडियट तो वो खुद है। जब उसके पीयर्स लगातार उस पर इंसल्ट्स की बारिश कर रहे होते हैं, थियो को फाइनली समझ आने लगता है कि क्या हो रहा है। वो जमीन को खुरोचना शुरू करता है और मिट्टी को अपनी उंगलियों के नीचे क्लियर फील कर सकता है। फिर वो उस चोट को देखता है जो रैंडन ने उसे दी थी और वो रियलिस्टिक सेंसेशन उसे हिट करती है। ये क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ फ्लैशबैक नहीं है, वो सच में वक्त में 10 साल पीछे आ गया है, जब वो सिर्फ 17 साल का था।
बिल्कुल सही टाइम पर एक सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होती है, उसे कंग्रेचुलेट करते हुए कि उसने ट्यूटोरियल क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। एज अ रिवॉर्ड रैग्नार्स टैलेंट एक्टिवेट हो चुका है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो रिवॉर्ड रिसीव करना चाहता है, और बिना किसी हेजिटेशन के वो येस प्रेस कर देता है। उसके चेस्ट के बीच में आर्केन एनर्जी चमकने लगती है जैसे ही सिस्टम कंफर्म करता है कि उसे अपना रिवॉर्ड मिल गया है, और अब उसके सारे स्टैट्स इनक्रेडिबल स्पीड से इंक्रीज होंगे। अपना टाइम आ गया। वापस रोज पैलेस में हम देखते हैं कि वही गंदा बास्टर्ड रैंडन थियो की मां के साथ चाय पी रहा है। वो उन्हें रिपोर्ट करता है कि उसने आज तक थियो जैसा टैलेंटलेस इंसान नहीं देखा। लेकिन फिर वो एक बड़ी सी शैतानी मुस्कान के साथ कहता है, यही वजह है कि मैं यहां हूं। वो सच्चा टीचर रैंडन अपनी पूरी कोशिश करेगा थियो को स्ट्रांग बनाने की, ताकि वो 5 महीने में होने वाली अवेकनिंग सेरेमनी के लिए तैयार हो सके। रोज पैलेस की लेडी सिसिलिया रैग्नार कहती है कि वो खुशी खुशी थियो को रैंडन के केपेबल हाथों में सौंप रही है। बेचारी को नहीं पता कि वो सांप को दूध पिला रही है। वो उसे गोल्ड कॉइन से भरा एक बैग भी थमाती है और उससे कहती है कि वो थियो पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। वो गंदा कमीना पैसे पकड़ता है और उसे भरोसा दिलाने की कोशिश करता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब में वो कहती है कि वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, क्योंकि उसे अपने थियो पर पूरा भरोसा है। बाद में हम देखते हैं कि रैंडन हाथ में पैसों का बैग लिए कॉरिडोर में चल रहा है और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान है। पैसा ही पैसा होगा। वो बहुत खुश है कि उसे थियो को कुछ भी ना सिखाने के लिए इतनी मोटी रकम मिल रही है। वो मन ही मन मुस्कुराता है, ये सोचते हुए कि माँ और बेटा दोनों ही कितने बड़े बेवकूफ़ हैं। उसे ना सिर्फ रैग्नार की डायरेक्ट लाइन के किसी मेंबर को ट्रेन करने के पैसे मिल रहे हैं, बल्कि उसे उसके दूसरे मास्टर से भी इनाम मिलेगा थियो के सारे सीक्रेट्स लीक करने और उसकी ग्रोथ को सैबोटाज करने के लिए। आम के आम और गुठलियों के दाम, ये एक ऐसा मौका है जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। तभी हम थियो को कॉरिडोर में पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए देखते हैं और वो जूम करके रैंडन के पास से निकल जाता है। उसका तथाकथित मास्टर बस मजाक उड़ाते हुए उसे इडियोटिक लूजर कहता है। थियो अपनी मां से मिलने के लिए दौड़ रहा था और जैसे ही वो पास आता है वो उन्हें पुकारता है। जब वो पीछे मुड़ती हैं तो देखती हैं कि उसकी सांस पूरी तरह से फूली हुई है। बिना एक शब्द कहे थियो उन्हें जोर से गले लगा लेता है और रोने लगता है। उन्हें जिंदा देखकर वो भावनाओं में बह जाता है। मेरे पास मां है। ये पल उसे फाइनली यकीन दिलाता है कि वो सच में 10 साल पीछे पास्ट में आ चुका है। उसके दिमाग में वो दर्दनाक याद कौंध जाती है जब रैंडन ने उसे उसकी मां की लाइफलेस बॉडी को देखने पर मजबूर किया था। लेकिन अब उन्हें जिंदा देखकर उसे सच्ची खुशी महसूस होती है। वो अब उनकी खातिर फ्यूचर को बदलने के लिए पूरी तरह से डिटर्मिन्ड है। अगर वो मिस्टीरियस सिस्टम विंडो असली है तो वो जानता है कि वो रैग्नर्स टैलेंट ट्रेट की मदद से स्ट्रांग बन सकता है। उसे यकीन है कि वो थ्रोन के लिए होने वाली उस मनहूस जंग में टिके रहने के लिए काफी पावरफुल हो जाएगा। और सबसे जरूरी बात, वो उस कमीने रैंडन से बदला लेने के लिए स्ट्रांग बनने की कसम खाता है। चुन चुन के बदला लूंगा। तभी सेकंड ट्यूटोरियल क्वेस्ट आता है जो थियो को अपनी बॉडी को लिमिट तक ट्रेन करने का ऑर्डर देता है। अभी सुबह भी नहीं हुई है, सूरज भी नहीं निकला है, लेकिन थियो पहले से ही काम पर लगा हुआ है। रैंडन के खिलाफ बदले की आग उसे ईंधन दे रही है। वो जानता है कि उसे जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना होगा। अपनी पिछली जिंदगी में वो ब्लैक वर्ड नाम की एक इंटेलिजेंस एजेंसी का हिस्सा था, लेकिन उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट तक ही सीमित रखा गया था और कभी कोई मेजर रोल नहीं दिया गया क्योंकि उसके पास कॉम्बैट स्किल्स की कमी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो उस समय इकट्ठा की गई इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल इस तरह करेगा। एक चीज जो उसे याद है वो है एक पोशन जो बॉडी को बहुत ज्यादा एम्पावर करता है, जिसे ब्लडी स्वर्ड एम्परर एलिक्सिर के नाम से जाना जाता है। इसकी असली कीमत फ्यूचर में सीक्रेट मैनुअल्स के जरिए पता चलेगी। सबसे जरूरी बात, उसे वो एक्सट्रीम ट्रेनिंग याद आती है जो उसने अपने टैलेंट की कमी की वजह से छोड़ दी थी। लेकिन अब जबकि उसके पास रैग्नर टैलेंट है तो उसे यकीन है कि अगर वो कड़ी मेहनत करेगा तो वो ताकत हासिल कर सकता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है जब वो नोटिस करता है कि उसकी स्पीड बढ़ रही है और सिस्टम विंडो भी तुरंत उसकी प्रोग्रेस दिखा रही है। बाकी क्लैन मेंबर्स भी ट्रेनिंग हॉल्स में आ गए हैं और वो उसे बिना थके दौड़ते हुए देखकर काफी हैरान है। वो सोच रहे हैं कि क्या वो हमेशा से इतना फिट था। इसके बाद वो अपनी स्वर्ड घुमाता है और साफ देख सकता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा तेजी से स्विंग कर रहा है।
कुछ दिनों बाद हम उसे आधी रात के सन्नाटे में प्रैक्टिस करते हुए पाते हैं। तभी हमारी मुलाकात ट्रेनिंग ग्राउंड मैनेजर एवेलिन नरविल से होती है, जो जम्हाई ले रही है और थकी हुई लग रही है। वो सोचती है कि कैसे थियो कई दिनों से बिना सोए ट्रेनिंग कर रहा है और उसे शक होने लगता है कि क्या वो सच में वही टैलेंटलेस बेवकूफ़ है जो लोग उसे कहते हैं। दूसरी तरफ फियो इतना थक चुका है कि उसे लग रहा है कि वो बस गिरने वाला है, लेकिन उस प्रोग्रेस बार को ऊपर जाते देख उसका हौसला बना रहता है। कल रात ही वो सारी ट्रेनिंग से पूरी तरह टूट चुका था। उसने 90% प्रोग्रेस हिट कर ली थी, लेकिन ठीक उसी पल उसकी परसेंटेज गिरकर 89 हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने थोड़ा रेस्ट लेने का सोचा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। यही वजह है कि वो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, खुद को पुश कर रहा है, बिना ये सोचे कि स्पीड का मतलब क्या है। अब वो 98% पर पहुंच गया है, इसलिए वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, ये जानते हुए कि वो बस पहुंचने ही वाला है। इस फाइनल पुश के बाद वो एग्जॉस्टेड है और मुश्किल से सांस ले पा रहा है, लेकिन अभी भी 1% हासिल करना बाकी है। जब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। किसी तरह वो खुद को पुश करता है और फाइनली उसके पसीने की कमाई रंग लाती है जब वो उस 3 डिजिट नंबर को देखता है जिसके लिए वो इतना तड़प रहा था। तुरंत उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और इन्फॉर्म करता है कि उसे रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला है। लेकिन इससे पहले कि वो उन सारी जूसी डिटेल्स को पढ़ सके, वो थकान से बेहोश हो जाता है, जबकि सिस्टम उसके ऊपर हॉवर कर रहा है, ये पूछते हुए कि क्या वो अभी रिवॉर्ड रिसीव करना चाहता है। उसका हाथ कांप रहा है जैसे ही वो अपनी उंगली उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो यस बटन दबाने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो रिवॉर्ड रिसीव करता है, एक नीली रोशनी उसे घेर लेती है और एवेलिन नेविल अविश्वास में देखती है जैसे ही वो इस पावर अप से गुजरता है। थोड़ी देर बाद हम उसे एक कमरे में देखते हैं। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है और इधर उधर देखता है, एवेलिन सामने आती है और उसे तसल्ली देती है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड 4 के ब्रेक रूम में है और उसे याद दिलाती है कि उसे इतना पुश करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब थियो उसे देखता है तो वो उसे तुरंत पहचान लेता है, जिससे वो हैरान हो जाती है कि उसे वो याद है, और फिर वो फॉर्मली अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो चौथे ट्रेनिंग ग्राउंड की मैनेजर है। वो बताती है कि सुबह अकेले ट्रेनिंग करते समय वो बेहोश हो गया था, इसलिए वो उसे यहाँ ले आई ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सके। वो उसकी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद देता है और वो उसे थोड़ा पानी ऑफर करती है, लेकिन साथ ही वो उसे याद दिलाती है कि रैग्नार क्लैन के भीतर ऑफिशियल अवेकनिंग सेरेमनी से पहले अपना माना हॉल खोलना सख्त मना है। थियो को कोई आइडिया नहीं है कि वो ये बात क्यों छेड़ रही है, लेकिन वो अग्री करता है, ये कहते हुए कि उसे इस नियम के बारे में पता है। फिर वो पूछती है कि क्या वो जानता है कि उसने ये नियम क्यों तोड़ा। वो अभी भी अनश्योर लग रहा है और पूछता है कि वो उससे इस तरह पूछताछ क्यों कर रही है। तभी वो उसे याद दिलाती है कि ठीक जब वो बेहोश हुआ था, वहां एक माना वेव महसूस हुई थी जो बिल्कुल माना हॉल खुलने जैसी थी। एक खतरनाक नजर के साथ वो डिमांड करती है कि क्या उसने अपना माना हॉल खोला है। थियो पूरी तरह से क्लूलेस है कि वो किस बारे में बात कर रही है, लेकिन फिर उसे फाइनली वो इंसिडेंट याद आता है जो उसके बेहोश होने से पहले हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, उसे रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला था और क्वेस्ट को जल्दी क्लियर करने के बोनस के रूप में उसने अपने पिछले 10 जन्मों की मैजिक पावर भी हासिल की थी। जब उसे ये याद आता है तो उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचते, क्योंकि ड्रैगन हार्ट मिलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लो करो बात। देखिए, ड्रैगन हार्ट स्पेशल है क्योंकि इसके भीतर एक माना हॉल प्लेस किया जा सकता है। हार्ट में माना हॉल रखने से ये ज्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करता है। हालांकि इंसान ड्रैगन्स के विपरीत आमतौर पर अपने माना हॉल्स को लोअर एब्डोमेन यानी नाभि के नीचे रखते हैं, क्योंकि इंसानी दिल उस तरह की पावर को हैंडल नहीं कर सकता। यही वजह है कि हर वॉरियर, खासकर रैग्नार क्लैन के लोग, ड्रैगन हार्ट की कामना करते हैं, और ये एब्डोमेन में माना हॉल डाले बिना ही ओवरवेलमिंगली पावरफुल बनने का सबसे तेज तरीका है। हालांकि इंसान कभी भी अपने दिल की नेचुरल लिमिटेशंस को पार नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब थियो को क्वेस्ट रिवॉर्ड के रूप में ड्रैगन हार्ट मिला है तो वो एक अजीब स्थिति में फंस गया है। आसमान से टपका, खजूर में अटका। ऊपर से वो एवेलिन नेविल के सामने बैठा है, जो एक हाई रैंकिंग स्वर्ड्स वुमेन है। अपना बायां हाथ खोने के बाद अब वो रिटायर हो चुकी हैं और ट्रेनिंग ग्राउंड्स की मैनेजर बन गई हैं। एवेलिन कभी व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी की कमांडिंग ऑफिसर हुआ करती थीं, और उनकी स्किल्स इतनी रिमार्केबल थीं कि डीमन ड्रैगन भी उनका लोहा मानता था।
अपने सख्त सिद्धांतों के लिए मशहूर वो ऐसी नहीं थीं जो स्टेटस या स्ट्रेंथ की परवाह करे। वो बेईमानी या कायरता बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। एक बार जब उन्होंने अपने डायरेक्ट मास्टर को इनफ्लेक्सिबल पाया तो उन्होंने अपनी पोजीशन ही छोड़ दी। दूसरे शब्दों में, अगर उसे थियो के ड्रैगन हार्ट और माना हॉल का पता चल गया तो उसका सर धड़ से अलग हो सकता है। लेकिन वो मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में एक प्लान है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो उसके आरोपों पर एक सियासी कमबैक देता है, ये पूछते हुए कि वो सिर्फ अपनी गट फीलिंग के आधार पर उसे एग्जीक्यूट करने की बात कैसे कर सकती है। वो पूछता है कि क्या वो अपने शब्दों के अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। लड़की खामोश हो जाती है, उसके सवाल का जवाब देने में असमर्थ। थियो उसे और डिमोरलाइज करने की कोशिश करता है, उसे याद दिलाते हुए कि वो रैग्नार क्लैन का एक हेir भी है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे हेir लगते हैं। अगर उन्हें पता चला कि उसके खिलाफ शक बेबुनियाद और झूठा है तो इसे रैग्नार नाम को बदनाम करने जैसा देखा जाएगा। वो अग्री करती है, ये मानते हुए कि यही रूल्स हैं। अपने चेहरे पर एक खतरनाक लुक के साथ वो उससे पूछता है कि क्या वो जानती है कि एक हेir को ह्यूमिलिएट करने की सजा क्या है। वो कॉन्फिडेंटली जवाब देती है कि ये एग्जीक्यूशन यानी मौत की सजा है। वो खुश है कि वो समझती है और उसे बोलने से पहले सोचने के लिए कहता है। वो लेडी उसका ये नया रूप देखकर हैरान रह जाती है और सोचती है कि क्या ये वही इंसान है जिसे वो जानती थी। फिर भी उसे यकीन है कि उसने जो देखा था वो डेफिनेटली एक माना वेव थी, इसलिए वो आगे इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है, भले ही वो रैग्नार की ब्लड लाइन का हो। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और नियम तो नियम है। वो उसे जवाबदेह ठहराने का इरादा रखती है। हालांकि उसे जल्द ही रियलाइज होता है कि उसके पास एक्चुअली माना हॉल नहीं है। उसका चेहरा उतर जाता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वो गलत हो सकती है। खोदा पहाड़, निकली चूहिया। थियो बस कॉकी फील करता है और उससे पूछता है कि क्या वो सैटिस्फाइड है। अब रूल्स के मुताबिक वो उसके पैरों में बैठ जाती है और बिना किसी हेजिटेशन की उसे कहती है कि वो उसे एग्जीक्यूट कर दे, ये दावा करते हुए कि वो अपनी लोली लाइफ के साथ अपने पापों की कीमत चुकाएगी। प्राण जाए पर वचन न जाए। जैसे जैसे वो अपना सर नीचे झुकाती है वो हमें रिवील करता है कि ड्रैगन हार्ट साधारण माना हॉल से अलग होते हैं। ड्रैगन हार्ट होना एसेंशियली एक ऐसा माना हॉल है जिसे उसका यूजर फ्रीली कंट्रोल कर सकता है। दूसरे शब्दों में, वो अपनी माना को अपनी मर्जी से छिपा सकता है। प्लस ये फैक्ट कि इंसानों के पास भी ड्रैगन हार्ट हो सकता है, ये दुनिया को कुछ सालों बाद ही पता चलेगा। इसलिए थियो कॉन्फिडेंट है कि कोई भी उस पर आरोप नहीं लगा सकता। उसे एग्जीक्यूट करने के बजाय वो उसकी पीठ पर एक भरोसा दिलाने वाला हाथ रखता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि उसने सिर्फ अपना काम किया और बहुत कम लोग ही एक हेir से सच उगलवाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं, जिसकी वो सराहना करता है। लेकिन सच तो यह है कि थियो उसे मारना नहीं चाहता क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक है। उसे जिंदा रखने से लॉन्ग रन में उसी का फायदा होगा। दुश्मन को पास रखना चाहिए। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि अवेकनिंग सेरेमनी से पहले माना हॉल्स खोलने पर रोक ओवरफ्लो को रोकने के लिए है। वो उसे उसके जैसे रैग्नार के बास्टर्ड के बारे में चिंतित देखकर खुश है और इसके साथ ही वो उसे वहां चुपचाप बैठे छोड़ देता है। थियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चलता है मानो दुनिया उसकी मुट्ठी में हो। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। उसे याद आता है कि उसके पास ना सिर्फ ड्रैगन हार्ट है बल्कि पिछले जन्म की 10 साल की मैजिक पावर भी है। कुछ दिनों बाद हम फिर से उस पूपी ड्रैंडन से मिलते हैं जो थियो पर चिल्ला रहा है और उसे थोड़ा और राइट साइड में स्विंग करने के लिए कह रहा है। ऐसा लगता है कि थियो कमजोर होने का नाटक कर रहा है, लेकिन अब रैंडन की इंसल्ट सुनना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। थियो नोटिस किए बिना नहीं रह पाता कि ये बास्टर्ड कितनी चालाकी से उसे जानबूझकर अजीब और गलत स्वॉक टेक्निक सिखा रहा है। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। उसे अब पक्का यकीन हो गया है कि रैंडन की इन हरकतों के पीछे कोई मास्टरमाइंड है और उसे कन्विक्शन है कि जिस इंसान ने पिछले जन्म में उसे वो फाइनल ब्लो दिया था वही असली मास्टरमाइंड है। थियो फैसला करता है कि अब पता लगाने का वक्त आ गया है कि वो मास्टरमाइंड कौन है। उसके चेहरे पर एक स्मर्क आ जाती है क्योंकि उसे समझ आ गया है कि उसे आगे क्या करना है। रैंडन अभी भी उस पर चिल्ला रहा है और तभी थियो उस लकड़ी की स्टिक को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है जिसे वो पकड़े हुए था। खामोश, वो इस जर्क को बता देता है कि वो अब इसकी बकवास नहीं सुन सकता क्योंकि इसके लेसन्स एकदम कचरा
अटर ट्रैश हैं, वो आगे इस नमूने से पूछता है कि वो अपनी इन रद्दी स्किल्स के साथ मिड रैंक स्वॉर्ड्समैन बना कैसे। उसे और प्रोवोक करने के लिए थियो उसे याद दिलाता है कि शायद वो डेमोनिक बीस्ट्स के सामने भी स्ट्रगल करेगा। जाहिर है रैंडन इस उकसावे में आ जाता है, टेक्स द बेट और गुस्से से लाल हो जाता है, लेकिन थियो भी पीछे नहीं हटने वाला। वो उस बूढ़े की तरफ बढ़ता है और एक बार फिर क्लियर कर देता है कि उसकी स्किल्स पैथेटिक हैं, तुमसे ना हो पाएगा मुन्ना। हमें जल्द ही पता चलता है कि थियो का प्लान रैंडन को प्रोवोक करके रिजाइन करवाने का है, और अगर रैंडन के साथ चीजें बिगड़ती हैं तो थियो को यकीन है कि ये बास्टर्ड अपने मास्टरमाइंड को कांटेक्ट जरूर करेगा। सीन द 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ। सीन फिर से कमेलिया पैलेस में शिफ्ट होता है, जहां हम एक आदमी को बड़ी सी मुस्कान के साथ पब में घुसते हुए देखते हैं। वो एक्सीन नाम की किसी शख्स को आवाज लगाता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि रैग्नार का वो बास्टर्ड अगले हफ्ते अपने मास्टर के साथ ड्यूल करने वाला है। जिस आदमी की बात हो रही है, एक्सियन बस चुपचाप बैठा रहता है, टेबल से अपना ग्लास भी नहीं उठाता। इसी बीच वो एक्साइटेड बंदा बोलता ही जाता है कि कैसे थियो अपनी टैलेंट की कमी के लिए अपने इंस्ट्रक्टर को ब्लेम कर रहा था और उसे पूरा भरोसा है कि ड्यूल के बाद थियो अपाहिज डिसेबल्ड हो जाएगा। अचानक एक्सियन के हाथ में जो ग्लास था वो उस लाउड गाय के चेहरे पर दे मारता है और एक ही हिट में उसे बेहोश कर देता है। वो बंदा बुरी तरह पिस्ड ऑफ है और क्लियर कर देता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई बास्टर्ड आधा डिसेबल्ड हो जाए। जाहिर है उसे फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार वो भी एक रैग्नार है, स्पेसिफिकली द 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ। डार्क टाइगर एक्सियन रैग्नार, नाम तो सुना ही होगा। उसके बगल में खड़ा आदमी रेमिंगटन नार्सियो है, द 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ का सिल्वर लायन। तभी एक और आदमी की एंट्री होती है और ये पिस्ड ऑफ आदमी एड ट्रोवन है, द 9 ड्रैगन स्काई ड्रैगन। वो काफी चिंतित लग रहे हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने अपनी गार्ड डाउन की तो चीजें गलत हो सकती हैं। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। लेकिन एक्सियन उन्हें तसल्ली देता है कि ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए सच है जिनमें टैलेंट होता है, इसलिए उन्हें थियो के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एसेंशियली एक मडल हेडेड नोबडी है। लेकिन एड पॉइंट आउट करता है कि रैग्नार क्लैन के साथ अप्रत्याशित चीजें हो सकती हैं, चाहे संभावना कितनी भी कम क्यों ना हो। एक्सियन जवाब देता है कि ये एक्चुअली अच्छी बात है कि थियो रैंडन के साथ पंगा ले रहा है, जिसका मतलब है कि इंस्ट्रक्टर हमारे लड़के को हैंडल करने के लिए काफी होना चाहिए। एक हफ्ते बाद लोग ट्रेनिंग ग्राउंड 4 पर इकट्ठा होते हैं और सिर्फ क्लैन के मेंबर्स ही नहीं बल्कि दूसरे बिग शॉट्स भी वहां मौजूद हैं। अरीना में हम थियो को देखते हैं जो काफी एंग्शियस लग रहा है, सैकड़ों दर्शकों की नजरों के बीच खड़ा है। वो खुद को कोसता है, ये याद करते हुए कि वो बस उस ह्यूमिलिएशन के बाद उस बैस्टर्ड को नौकरी से निकलवाना चाहता था, लेकिन चीजें कंट्रोल से बाहर हो गईं। गई भैंस पानी में। हालांकि वो बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है क्योंकि ये होना ही था और वो रैंडन से बदला लेने के लिए फायर्ड अप है। सिस्टम नोटिफिकेशन कंफर्म करता है कि उसका 3rd ट्यूटोरियल क्वेस्ट है फाइट रैंडन एंड विन। फिर हम फ्लैशबैक में जाते हैं उस पल पर जब थियो ने रैंडन को उसकी पैथेटिक स्किल्स के लिए कन्फ्रंट किया था। उसे कहा था कि वो फायर्ड है और दफा हो सकता है, पहली फुर्सत में निकल। रैंडन विरोध करने की कोशिश करता है, दावा करता है कि कॉन्ट्रैक्ट पर अभी भी समय बाकी है, लेकिन थियो काउंटर करता है कि जब एम्प्लॉयर ने खुद उसे फायर कर दिया है तो डिस्कस करने के लिए कुछ नहीं बचा। थियो उस बैस्टर्ड के मुंह पर पंच मारना पसंद करता, लेकिन वो अपनी एबिलिटीज को लेकर श्योर नहीं था। दूसरी तरफ रैंडन फायर होना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसने अभी तक अपना मेन गोल पूरा नहीं किया है। जैसे ही वो हमारे लड़के की तरफ बढ़ता है उसे मनाने के लिए, एक सिस्टम विंडो ठीक थियो की आंखों के सामने चमकती है, ये बताते हुए कि उसे रैंडन के खिलाफ लड़ना होगा और जीतना होगा। ये उसे ब्लाइंड साइड कर देता है और ठीक उसी पल एवेलिन नेविल सीन में टपक पड़ती है। थियो को इस मामले को रैग्नार वे से सुलझाने के लिए एनकरेज करती है, जो है रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग। एक स्वॉर्ड मैच सब कुछ तय करेगा, जिससे ट्राइब्यूनल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें बस विक्टर की मर्जी माननी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर। उस बूढ़े बैस्टर्ड को अपना मौका मिल जाता है और वो तुरंत अग्री करता है कि ये डिस्प्यूट सुलझाने का एक ब्रिलियंट आइडिया है। ये थियो को समझ नहीं आता कि क्या करे। आ बैल मुझे मार। एवेलिन लगातार इंसिस्ट करती रहती है कि ये एक ग्रेट आइडिया है। हालांकि थियो इसे लेकर इतना श्योर नहीं है, वो अभी इस बैस्टर्ड को हराने के लिए तैयार महसूस नहीं करता। लेकिन आखिरकार थियो खुद को रैंडन के सामने पाता है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। भीड़ में खड़े लोग आपस में स्मर्क कर रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि थियो कितना पैथेटिक है। वे फुसफुसाते हैं कि उसे स्वॉर्ड घुमाना तक नहीं आता और उन्हें यकीन है कि आज वो क्रिपल्ड होकर ही जाएगा, क्योंकि कोई रास्ता नहीं है कि वो एक मिड रैंक स्वॉर्ड्समैन को हरा सके। नाम बड़े और दर्शन छोटे। रैंडन बड़े ही कॉकी अंदाज में हमारे हीरो से कहता है कि अगर वो अभी माफी मांग ले तो वो नाटक करेगा कि कुछ हुआ ही नहीं है,
क्योंकि अपनी प्राइड के चक्कर में जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जान है तो जहान है। लेकिन थियो के पास सैस का भंडार है और वो पलटवार करता है, ये कहते हुए कि माफी तो रैंडन को मांगनी चाहिए। वो उस बूढ़े बैस्टर्ड को चेतावनी देता है कि अगर वो वन आर्म्ड स्वॉर्ड्समैन नहीं बनना चाहता तो उसके लिए यही बेहतर होगा कि वो मान ले कि उसे फायर कर दिया गया है और चुपचाप यहां से चला जाए। रैंडन बस एक बड़ी सी मुस्कान के साथ स्मर्क करता है, ये सोचते हुए कि ये लड़ाई उसकी मुट्ठी में है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो इस मौके का फायदा उठाकर थियो को जान से मारने का फैसला करता है, ये दिखावे करते हुए कि ये बस एक एक्सीडेंट था। जैसे ही बैटल शुरू होती है, रैंडन हमारे लड़के को इनवाइट करता है कि वो पहले वार करे। उसे अपने टीचर होने के नाते फर्स्ट स्ट्राइक ऑफर करता है। थियो अपनी स्वॉर्ड उठाए उसकी तरफ दौड़ता है और सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है जब वे इस बेवकूफ को बिना सोचे समझे रेकलेसली दौड़ते हुए देखते हैं, जिसे ये भी नहीं पता कि स्वॉर्ड ठीक से कैसे पकड़नी है। आ बैल, मुझे मार। रैंडन कुछ स्वॉर्ड स्ट्राइक्स डिलीवर करता है, लेकिन थियो खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है। इसी बीच वो बूढ़ा बास्टर्ड अपने स्विंग्स की बौछार जारी रखता है। जैसे ही वो थियो को कॉर्नर करता है, वो मन ही मन सोचता है कि यही तो ऑब्वियस रिजल्ट है। आखिरकार थियो एक लो रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन भी नहीं है, वो बस एक अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन है। वो पक्के तौर पर मानता है कि भले ही थियो की स्किल्स थोड़ी इंप्रूव हुई हों, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। वो मानता है कि अगर थियो कम से कम 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ के लेवल का होता तो बात कुछ और होती, लेकिन उसके दिमाग में कोई रास्ता नहीं है कि रैग्नार क्लैन का ये बेवकूफ उसे कभी हरा सके। सीन फिर कुछ दिन पहले ट्रांजिशन होता है, जहां थियो एवलिन की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो क्या सोच रही थी जब उसने इस मैच का सुझाव दिया। वो बस जवाब देती है कि वो उसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। अगर वो रैंडन को बाहर करना चाहता है तो उसे स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, क्योंकि उसे पक्का यकीन है कि रैंडन के पीछे कोई और है जो उसे बैक कर रहा है। इसलिए सिर्फ उसे फायर करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, जड़ से उखाड़ना जरूरी है। थियो उससे पूछता है कि उसे ये सब कैसे पता, जिस पर वो जवाब देती है कि ये ऑब्वियस था क्योंकि रैंडन उसे एक अजीबोगरीब स्वॉर्ड स्टाइल सिखा रहा था। उसने चुपके से किसी से उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई। दीवारों के भी कान होते हैं। थियो ये सुनकर हैरान रह जाता है। एवलिन ने अपनी पिछली जिंदगी में इस आदमी को पकड़ने की जहमत नहीं उठाई थी, लेकिन अब वो उसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि माना हॉल वाले इंसिडेंट की वजह से उसमें उसका इंटरेस्ट जाग गया है। वो एक्सप्लेन करती है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि रैंडन के सारे ट्रेसेस कैमेलिया पैलेस की तरफ जाते हैं। खैर, ये थियो के लिए सरप्राइजिंग नहीं है। वो ये जानकर ज्यादा अनॉयड है कि ये सब थ्रोन के लिए हो रही उस मनहूस जंग की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर वो जल्दी ही अपना गुस्सा और अनॉयंस दूर कर देता है, ये कहते हुए कि ये सरप्राइजिंग है कि उसने इतना डिड्यूस कर लिया। वो एक्सप्लेन करता है कि अपनी करंट स्किल्स के साथ उसे डर है कि वो अभी रैंडन को नहीं हरा सकता, इसलिए वो उससे पूछता है कि अब उसका क्या प्लान है। इस पर एवलिन उसे बताती है कि वो रैंडन को हरा सकता है और उसे सलाह देती है कि वो अपने पोटेंशियल को इतना कम आंकना बंद करे। खुद को कम मत समझो। वापस फाइट में रैंडन एक के बाद एक वार करता जा रहा है, लेकिन थियो इन सभी हमलों को ऐसे रोकता है जैसे कि ये कोई बड़ी बात ना हो। ये देखकर रैंडन हैरान है कि इस ब्रैट को क्या हो गया है, क्योंकि ये क्लियरली वो थियो रैग्नार नहीं है जिसे वो जानता था। बाजी पूरी तरह पलट चुकी है और अब रैंडन स्ट्रगल कर रहा है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। भीड़ में हर कोई हार की आहट महसूस कर सकता है। हम उस हुडी वाले गाय रेमिंगटन को भी देखते हैं और वो भी सीटिंग एरिया के किसी कोने में अपनी पैंट गीली कर रहा है। हालांकि मुझे पक्का यकीन नहीं है कि वो रेमिंगटन ही है। हवा टाइट हो गई है। मीनवाइल एवलिन इस फाइट को देखकर अपनी लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय कर रही है। न जाने क्यों उसे उस पर बहुत गर्व हो रहा है। फिर सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि सिर्फ एक हफ्ते में उसी ने थियो को पर्सनली ट्रेन किया है। वो मानती है कि टेक्निकली ऐसा करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन चूंकि रैंडन एक जर्क है, वो वैसे भी टीचर कहलाने के लायक नहीं है। ये रेवलेशन हमारे लड़के के चेहरे पर एक स्मर्क ले आता है। वो एक्साइटमेंट और अराउजल का मिक्स फील कर रहा है। उसे यकीन हो गया है कि एवलिन का एहसानमंद होना पूरी तरह से वर्थ इट था। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया। हालांकि एक चीज है जिसे लेकर वो चिंतित है। वो जानना चाहता है कि उसकी मदद करने के लिए इतना आगे जाने के पीछे उसका असली कारण क्या है। वो पूछता है कि क्या ये पिछली बार जो हुआ उसकी वजह से है। वो मानती है कि ये कुछ हद तक सच है, लेकिन वो ये भी बताती है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानती है जो उसे पसंद करेगा, क्योंकि वो आदमी टैलेंट कलेक्ट करने के लिए पागल, ऑब्सेस्ड है। वापस प्रेजेंट में बैटल जारी है और रैंडन हर पल के साथ और भी ज्यादा डेस्परेट होता जा रहा है।
वो सोचने लगता है कि क्या ये ब्रैट इतने समय से एक इडियट होने का नाटक कर रहा था और जानबूझकर कमजोर बनने का दिखावा कर रहा था। बड़ा शातिर खिलाड़ी निकला। फाइट के बीच में हमारा लड़का उससे पूछता है कि उसे कौन बैक कर रहा है, जिससे वो बूढ़ा बास्टर्ड भड़क जाता है, ये सवाल करते हुए कि उसका क्या मतलब है। लेकिन थियो उसे याद दिलाता है कि वो पहले से जानता है कि वो उसे जानबूझकर कचरा लेसन्स दे रहा था। वो फाइनली ब्लंट हो जाता है और पूछता है कि क्या वो चमीलिया पैलेस के साथ काम कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी, ये रेवलेशन उस ओल्ड कूट को एक पल के लिए सन्न कर देता है और उस बूढ़े आदमी का रिएक्शन थियो को कंफर्म कर देता है कि ये सच है। चोर की दाढ़ी में तिनका। इस बात के क्लियर होते ही हमारा हीरो अगले ही पल अपनी स्वॉर्ड घुमाता है और उस बूढ़े आदमी का हाथ काट देता है। कटा हुआ हाथ हवा में उड़ता है, जिससे भीड़ पूरी तरह से चकरा जाती है। वो वॉनबी टीचर दर्द से चिल्लाता है और धीरे धीरे गालियां बकने लगता है। थियो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस फक की तरफ बढ़ता है, फाइनली महसूस करते हुए कि वो सच में स्ट्रोंगर हो गया है। शेर की चाल और बाज की नजर। वो उस बूढ़े बास्टर्ड को वो शब्द याद दिलाता है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कहे थे। वो कहता है कि ये उसकी गलती थी कि हालात यहां तक पहुंचे, क्योंकि वो एक कमजोर, टैलेंटलेस बेवकूफ था। जैसा बोगे वैसा काटोगे। अपनी स्वॉर्ड के एक खतरनाक स्विंग के साथ थियो वही शब्द उस बूढ़े आदमी के मुंह पर दे मारता है, उसे याद दिलाते हुए कि यहां सबसे कमजोर वही है। वो उस बूढ़े से कहता है कि रैग्नर के रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बिलीफ को देखते हुए उसके जैसे कमजोर इंसान को यहां आना ही नहीं चाहिए था। कमजोरों की यहां कोई जगह नहीं। फिर एक फाइनल स्विंग के साथ स्वॉर्ड नीचे आती है और उस फकर का सिर जमीन पर लुढ़क जाता है, खून के छींटे हर जगह उड़ाते हुए। खेल खल्लास। सिस्टम विंडो तुरंत पॉपअप होती है, उसे ट्यूटोरियल क्वेस्ट 3 सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करती है। न केवल उसने फाइट जीती, बल्कि उसने ऑब्जेक्टिव को एक्सीड भी किया, इसलिए उसने एक बोनस रिवॉर्ड कमाया है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो रिवॉर्ड अभी रिसीव करना चाहता है, और जाहिर है हम पहले से जानते हैं कि उसका चॉइस क्या है। अभी नहीं तो कभी नहीं। भीड़ में हर किसी की हालत पतली हो गई है। ये देखना माइंड बॉगलिंग है कि एक अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन ने बस ऐसे ही एक मिड टीयर स्वॉर्ड्समैन को काट डाला। मीनवाइल हमारे लड़के को लग रहा है कि ये बूढ़ा बास्टर्ड रिडिक्युलसली वीक था। उसे एक्चुअली शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में ऐसे इंसान के हाथों तड़पा था। लेकिन खैर, इस बार चीजें डेफिनेटली अलग हैं। फिर सिस्टम रिवील करता है कि ऑब्जर्वेशन नाम की एबिलिटी रिवॉर्ड के रूप में एक्टिवेट हो गई है और एक एडिशनल बोनस के रूप में उसने 1 ईयर ऑफ मैजिक पावर गेन की है। सोने पे सुहागा। तभी आसमान से एक आदमी नीचे गिरता है, जमीन पर किसी गॉडडैम मीटियोर की तरह क्रैश करता है। धमाकेदार एंट्री। इससे पहले कि हमारा लड़का रिएक्ट कर सके, यह आदमी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ थियो का नाम चिल्लाता है। वो आदमी कोई और नहीं, जूलियस रैग्नार है, डीमन ड्रैगन और कमांडर ऑफ द व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल। जस्ट किडिंग, बट द वाइब इज इंटेंस। थियो उसे देखकर पूरी तरह सन्न रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि ये सच में वही है और सोचने लगता है कि वो कितनी देर से ये सब देख रहा था। मीनवाइल भीड़ पागल हो रही है, क्योंकि यह आदमी व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी का कमांडर है और हर कोई फ्रीक आउट कर रहा है ये सोचकर कि उसकी रैंक का कोई व्यक्ति यहां कर क्या रहा है। मुझे लगता है कि यही वो गाय है जिसके बारे में एवलिन बात कर रही थी, वो जो टैलेंट कलेक्ट करना पसंद करता है। जौहरी की नजर। फिर हम खुद एवलिन को देखते हैं, जो पूरी तरह से डिवास्टेटेड और डिजेक्टेड है, क्योंकि कमांडर ने अपनी लैंडिंग से फ्लोरिंग को लिटरली डिस्ट्रॉय कर दिया है। गई भैंस पानी में और फर्श भी गया। दूसरी तरफ जूलियस एक लिटरल बीस्ट की तरह लग रहा है और उसकी टेरिफाइंग अपीयरेंस थियो को पसीने से तरबतर कर देती है और वो पूरी तरह अनश्योर है कि आगे क्या करना है। लेकिन उसकी चिंताएं बेबुनियाद लगती हैं, क्योंकि वो आदमी बस हंसता है, एक बड़ी और चौड़ी मुस्कान बिखेरते हुए। वो पॉपाय द सेलर मैन शो के ब्रूटस का एक फ्रेंडलियर वर्जन लग रहा है। वो हमारे लड़के को जेंटल पैट्स देता है, जो सच कहें तो इतनी जेंटल नहीं है। हड्डी पसली एक कर दी। वो हंसना जारी रखता है, ये कहते हुए कि वो किसी को इतना टैलेंट कैरी करते हुए देखकर काफी हैरान है। वो ऐड करता है कि अपने टीचर को मारना थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुल था, लेकिन वो मानता है कि रैंडन इसी लायक था। जैसी करनी वैसी भरनी। फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है जैसे ही वो थियो के कंधे पर थपथपाता है और फिर तुरंत उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करता है। एवलिन ने पहले ही इतनी उम्मीद कर ली थी।
जबकि भीड़ में हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे ये मानने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि इन्फेमस जूलियस रैगनार ने व्हाइट आर्मर्ड नाइट्स ज्वाइन करने के लिए उसके जैसे इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को स्काउट किया है। तभी हमें एक बार फिर रिमिंगटन की झलक मिलती है। वो पास के एक आदमी से पूछता है कि क्या उसने कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जहां एक अप्रेंटिस सोर्ड्समैन जिसने अवेकनिंग सेरेमनी भी नहीं की है उसे स्काउट किया जाए। अजनबी अनश्योर है कि कैसे रिस्पॉन्ड करे और मानता है कि उसने कभी ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना। जाहिर है रेमिंगटन भी ये जानता है, उनकी दुनिया के पूरे इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। मीनवाइल हम अपने हीरो के थॉट्स सुनते हैं। वो सोचता है कि किसी का ट्रू पोटेंशियल गेज करना इम्पॉसिबल है जब तक कि उनका मैना हॉल बंद है। भले ही उनकी सोर्ड्समैनशिप एक्सेप्शनल हो, उनकी मैजिकल पावर कम हो सकती है। इसीलिए चाहे डीमन ड्रैगन जूलियस रैगनार कितना भी महान क्यों ना हो, वो पूरी तरह श्योर नहीं हो सकता कि थियो में कोई पोटेंशियल है या नहीं। फिर भी वो सोचता है कि क्या डीमन ड्रैगन जूलियस उसके जैसे किसी में उस तरह का पोटेंशियल देख सकता है। थियो ऑफर को डिक्लाइन कर देता है, बिल्कुल सपाट, बिना किसी हेजिटेशन या डाउट के अपने चेहरे पर। जूलियस ऐसा लग रहा है जैसे उसने अभी किसी खट्टे नींबू को काट लिया हो। काटो तो खून नहीं। भीड़ भी शौक में है। उनके जबड़े लटके हैं कि कैसे थियो ने इतने प्रेस्टीजियस आदमी को इतनी कोल्डनेस के साथ मना कर दिया। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, जैसे हर कोई प्रोसेस कर रहा हो कि अभी क्या हुआ। सन्नाटा छा गया। जैसे जैसे दिन बीतता है, इंसिडेंट की खबर पूरे क्लैन में फैल जाती है। हर कोई बात कर रहा है कि कैसे इस यंग मास्टर थियो ने, जिसे एक इम्बेसिल समझा जाता था, अपने टीचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब डीमन ड्रैगन ने उसे व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में स्काउट करने की कोशिश की तो उसने अपॉर्चुनिटी ठुकरा दी। ओपिनियंस बटे हुए हैं कि क्या वो हम्बल हो रहा है या सिर्फ एरोगेंट। समझदार को इशारा काफी है। सीन कामिलिया पैलेस में ट्रांजिशन होता है, जहां हम एक लेडी को देखते हैं जो काफी पिस्ड ऑफ लग रही है कि रैंडन मारा गया है और सब कुछ पटरी से उतर गया है। वो एक्चुअली कामिलिया पैलेस की लेडी अमाइल रैगनर है। एक आदमी उसे तसल्ली देने के लिए आगे आता है कि चिंता ना करे, उसे याद दिलाते हुए कि रैंडन एक नूब था जिसे सिर्फ उसकी टेरेबल स्किल्स की वजह से असाइन किया गया था। वो बात को टाल देती है, ये कहते हुए कि उसकी मौत कोई मेजर कंसर्न नहीं है। मरे तो मरे, बला टले। उससे बात करने वाला आदमी कोई और नहीं, उसका अपना भाई स्काई ड्रैगन एड ट्रोवन है, जिसे हमने पहले पब में देखा था। वो एक्सप्लेन करती है कि डीमन ड्रैगन खुद पर्सनली थियो के पास गया था, और जो बात उसे और भी ज्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि लोग कह रहे हैं कि ये सब एवलिन के कहने पर हुआ है। दाल में कुछ काला है। इसका मतलब ये है कि अब वे थियो को कोई नया मास्टर असाइन करके इंटरफियर नहीं कर सकते। अगर थियो इसी तरह स्टैंड आउट करता रहा तो रोज पैलेस पर कब्जा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसी पल एक्सीन बड़े ही कैजुअल अंदाज में एंट्री मारता है, ये पूछते हुए कि वे इतना परेशान क्यों हैं, काहे इतना टेंशन लेते हो। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि क्लैन हेड को इस सिचुएशन में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा और उनका प्लान हमेशा की तरह आगे बढ़ सकता है। एमिल यानी अमाइल पूछती हैं कि क्या वो समझता है कि रोज पैलेस पर बिना क्लैन लीडर को ऑफेंड किए कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि थियो पावरलेस रहे। उसका बेटा इस बात को मानता है और कहता है कि उसे ये पहले से पता है। वो ऐड करता है कि उसे पक्का यकीन है कि थियो अभी भी पावरलेस ही है। आखिरकार उसके जैसा इंसान सच में कितना बदल सकता है। कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी। उसका मानना है कि एवलिन और डीमन ड्रैगन हमेशा से अंडरडॉग्स में इंटरेस्टेड रहे हैं, इसलिए इसका बतंगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन एड ट्रोवन को अपने भांजे का ये नॉनचलेंट एटीट्यूड बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। वो उसे वार्निंग देता है कि वो सिचुएशन को हल्के में ना ले। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तभी एक्सियन एक लेटर निकालता है और एक स्लाई ग्रिन यानी शातिर मुस्कान के साथ कहता है कि चूंकि उसकी माँ और अंकल इतना परेशान है तो वो थियो के साथ थोड़ा खेलेगा और उसे उसकी औकात याद दिलाएगा। बच्चे को खिलौना चाहिए। बाद में सीन ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ट्रांजिशन होता है, जहां एवलिन थियो की अच्छी प्रैक्टिस सेशन के लिए उसकी तारीफ कर रही है। वो उसे थैंक यू बोलता है, ये कहते हुए कि उसके जैसे प्रॉपर मास्टर से सीखना डेफिनेटली अलग बात है, गुरु बिना ज्ञान कहा। फिर वो मेंशन करती है कि ये बेहतर होता अगर उसने व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी ज्वाइन कर ली होती, और वो क्यूरियस है कि उसने ऑफर डिक्लाइन क्यों किया। थियो जवाब देने से पहले खुद से सोचता है। वो कंसिडर करता है कि ये झूठ होगा अगर वो कहे कि उसे वो जूसी ऑफर रिजेक्ट करने का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि पिछली जिंदगी में यही उसका सपना था। हालांकि वो बस स्मर्क करता है, सोचते हुए कि अभी ज्वाइन करना उसके लिए नुकसानदायक होगा। जल्दबाजी का काम शैतान का। गेम में इतनी जल्दी खुद को लिमिट करने का कोई रीजन नहीं है। जब वो अवेकनिंग सेरेमनी के बाद टॉप पर पहुंचने के प्रिविलेजेस के बारे में सोचता है तो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में जाना उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए वो बस मुस्कुराता है
और कहता है कि वो कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं लेना चाहता था और उसे अभी भी लगता है कि वो रेडी नहीं है। वो अवेकनिंग सेरेमनी के लिए बस उसके साथ ट्रेन करके सैटिस्फाइड है। एवेलिन उसे याद दिलाती है कि इस तरह रिजेक्ट होने के बाद कमांडर शायद डिसअपॉइंटेड होंगे। उसी पल थियो पहली बार अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करने का फैसला करता है। जादू की छड़ी घुमाई जाए। वो उसके सारे स्टैट्स रीड करता है और बिना किसी शक के वो एक हाई रैंकिंग स्वॉर्ड्स वुमन है। उसे पता चलता है कि वो उसकी ह्यूमिलिटी और कैरेक्टर को एडमायर करती है और उसे पढ़ाते समय उसे एक एनर्जी और पर्पस फील होता है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था। हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि वो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी को मिस करती है। थियो ये रियलाइज करके थ्रिल्ड है कि ये ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी यूजफुल है। फिर वो अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ता है और एवेलिन के व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी को मिस करने वाली लास्ट लाइन को नोट करता है, जो उसे काफी सरप्राइजिंग लगता है। तभी एक आदमी सीन में एंटर करता है और अपना इंट्रोडक्शन सिबिल ड्रेया के रूप में देता है। वो मेंशन करता है कि वो सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट से आया है और उसके पास थियो के साथ डिस्कस करने के लिए कुछ है। थियो को ये आदमी थोड़ा इंटिमिडेटिंग यानी डरावना लगता है और वो श्योर नहीं है कि ये डिस्कशन किस बारे में होने वाला है। वो फिर से अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल यूज करने का फैसला करता है और उसे पता चलता है कि सिबिल के अंदर उसके साथ स्पार करने की स्ट्रॉन्ग लॉन्गिंग यानी तीव्र इच्छा है। ये रेवलेशन उसे एंजाइटी से पसीना पसीना कर देती है और वो इतने डरावने चेहरे वाले किसी व्यक्ति के साथ लड़ने के ख्याल से ही टेरिफाइड फील करता है। हवा टाइट हो गई। बिल्कुल सही समय पर राइट ऑन क्यू सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है और 4th ट्यूटोरियल क्वेस्ट दिखाता है। उसका मेन गोल है डिस्कार्ड द टाइटल ऑफ इम्बेसिल ऑफ रैग्नार, यानी रैग्नार के मूर्ख का टाइटल हटाना, और वो पहले ही ऑलमोस्ट 28% प्रोग्रेस कर चुका है। सिबिल अपने इंटेंशंस को लेकर काफी फ्रैंक था। उसने डिक्लेयर किया कि वो यंग मास्टर थियो को फॉलो करना चाहता है। उसने ईमानदारी से ये भी कन्फेस किया कि वो भी उन लोगों की भीड़ का हिस्सा था जो टैलेंटलेस दिखने वाले रैग्नार को इग्नोर करते थे। वो मानता था कि रैग्नार्स इम्बेसिल का टाइटल थियो पर परफेक्ट फिट बैठता है। थियो ने उसकी ऑनेस्टी को अप्रिशिएट किया, लेकिन वो थोड़ा पिस्ड ऑफ फील किए बिना नहीं रह सका। ये बास्टर्ड बिना रियलाइज किए कि वो क्या कह रहा है, प्रैक्टिकली उसकी बुराई ही कर रहा था। सिबिल का दिल तब बदल गया जब उसे पता चला कि यंग मास्टर हर सुबह आकर किसी भी और से ज्यादा कड़ी ट्रेनिंग करते हैं। मोरओवर उसे उस फ्रॉड रैंडन के खिलाफ हुई फाइट में इस मेहनत का रिजल्ट देखकर बहुत ऑनर फील हुआ। सिबिल को उस इंस्ट्रक्टर का सिर हवा में उड़ते हुए देखकर बहुत मजा आया था। वो फर्स्ट हैंड थियो की मिराक्युलस ग्रोथ देखकर अस्टाउंडेड यानी हैरान रह गया था। डीमन ड्रैगन जूलियस रैग्नार का खुद पर्सनली यंग मास्टर को व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में इनवाइट करने का नजारा उसके दिमाग में छप गया था। सिबिल ने प्रोक्लेम किया कि उसी पॉइंट से थियो उसका आइडल बन गया है। सबन इंस्पेक्शन ऑफिस का इडियट कहलाने के बाद वो खुद पर से उम्मीद छोड़ देना चाहता था, लेकिन थियो के आने पर सब बदल गया। अब वो सिर्फ अपने हीरो के साथ स्वॉर्ड्स क्लैश करने, लड़ने की अपॉर्चुनिटी चाहता था। इस यंग मैन की फ्रैंकनेस काफी शॉकिंग थी। यूजुअली थियो किसी के भी ट्रू इंटेंशंस पर डाउट करता, लेकिन ऑब्जर्वेशन स्किल ने इस लड़के का ट्रू नेचर दिखा दिया था। सिबिल के मन में थियो के लिए स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट थी और वो सच में सिर्फ एक स्पार चाहता था। सब कुछ इशारा कर रहा था कि वो जेन्युइन है। ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन थियो प्लीज्ड था। रैंडन को हराने और लॉर्ड जूलियस का अटेंशन मिलने की रूमर फैलने के बाद थियो को लगा था कि इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से भरे लोग उसे टेस्ट करने के लिए झुंड बनाकर आएंगे। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे लोग भी होंगे जो उसे एडमायर करेंगे और अपनी मर्जी से उसे फॉलो करेंगे। इसका मतलब है कि कुछ लोगों की रगों में अभी भी रैग्नार्स प्राइड दौड़ता है। ये परफेक्टली वर्कआउट कर सकता है, क्योंकि थियो को भी अपने सर्कल में ऐसे लोगों की जरूरत होगी जिन पर वो ट्रस्ट कर सके। आखिरकार अगर वो रैग्नार का क्लैन हेड बनना चाहता है तो उसे कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी। फर्दरमोर वो इस सिचुएशन का यूज अपने फाइनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट को प्रोग्रेस करने और अपने इम्बिसिल टाइटल से छुटकारा पाने के लिए कर सकता है। ये एक ऐसा नाम था जिससे वो अपनी पास्ट लाइफ में कभी नहीं बच पाया था। सिस्टम द्वारा प्रोवाइड की गई नई अपॉर्चुनिटीज के साथ वो इस शेमफुल टाइटल को पूरी तरह से पीछे छोड़ने के लिए डिटर्मिन्ड था। थियो ने स्पार करने की परमिशन मांगने के लिए एवेलिन की तरफ देखा और उसकी नई मास्टर ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। उसे अपनी स्किल्स शो ऑफ करने के लिए अर्ज किया।
अपनी ब्लेड से सल्यूट करते हुए उसने फॉर्मली खुद को इंट्रोड्यूस किया। थियो रैग्नार, रोज पैलेस का अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन जो मास्टर एवेलिन नेविल की गाइडेंस में अवेकनिंग सेरेमनी का इंतजार कर रहा है। उस वन आर्म स्वॉर्ड्स मास्टर ने अप्रूवल के साथ स्माइल किया। सिबिल ने क्लमजिली वापस सल्यूट किया और खुद को सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट के एक अप्रेंटिस स्वॉर्ड्समैन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने कुराई क्लैन की स्वॉर्ड्समैनशिप इनहेरिट की थी और उसका फोकस क्विक स्वॉर्ड पर था। फाइनली स्पारिंग सेशन शुरू हुआ और सिबिल जमीन से ब्लास्ट ऑफ हो गया। वो बिल्कुल शुरुआत से ही, गेट गो से ही जान लेने पर उतारू किसी मैडमैन की तरह लग रहा था। थियो ने पहले अटैक को ब्लॉक किया, जिससे कोलिजन में उनकी ब्लेड से चिंगारियां निकलने लगीं। सदर्न इंस्पेक्शन पोस्ट का वो इडियट अनडिनायबली बहुत तेज था। उसकी स्पीड ही वो एक चीज थी जिसे लेकर वो इनक्रेडिबली कॉन्फिडेंट था। अपने पहले ही एक्सचेंज से सिबिल ऑलरेडी फील कर सकता था कि यंग मास्टर की स्किल एकदम रियल डील है। मीनवाइल थियो सोच रहा था कि इस बच्चे को सबसे पहले इडियट का लेबल क्यों दिया गया था। अगर वो अपनी प्रीवियस लाइफ में इस गाय का सामना करता तो वो इसके कुछ हिट्स झेलने में भी स्ट्रगल करता, लेकिन बेशक वो अपने प्रीवियस वर्जन से बहुत आगे आ चुका था। थियो ऑफेंसिव मोड में आ गया और अपनी ब्लेड ऐसे घुमाई कि सिबिल किसी रैग डॉल की तरह हवा में उड़ गया और उसकी स्वॉर्ड पर से उसकी ग्रिप छूट गई। करंट थियो के लिए यह बच्चों का खेल था। बेचारे सिबिल की सोलर प्लेक्सिस पर इतनी जोरदार फोर्स पड़ी कि उसकी आंतें लगभग बाहर ही आ गईं। वो इवेंचुअली ट्रेनिंग एरिया के स्टैंड से जा टकराया। फॉर्चुनेटली उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। सिबिल ने खड़े होने की पूरी कोशिश की और यंग मास्टर थियो की स्वॉर्ड मास्टरी की प्रेस की। उसने तुरंत ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी हार मान ली। थियो अपनी विक्ट्री में ग्रेसफुल बना रहा और उस यंग मैन को सल्यूट करते हुए कहा कि ये एक अच्छी फाइट थी। सल्यूट में अपनी स्वॉर्ड पकड़े हुए उसने डैजलिंग ब्लेड से अपने रिफ्लेक्शन को घूरा। उसके दिमाग में एक आइडिया आया, शायद वो खुद पर भी ऑब्जर्वेशन स्किल का यूज कर सकता है। एक्टिवेट करने पर उसने डिस्कवर किया कि ये सच में काम करता है। उसके टैलेंट्स में ऑब्जर्वेशन, प्लेयर, रैग्नार और उसके करंट एक्सेस से परे कई और चीजें शामिल थीं। वो एक बैलेंस्ड स्टैट्स और एबनॉर्मली हाई 190 पॉइंट्स इन मैजिक पावर के साथ एक लेवल 1 स्वॉर्ड्समैन है। अब जब उसने फाइनली स्टैट पॉइंट्स को परसीव कर लिया है तो वे अब से नंबर्स के साथ नोटेट किए जाएंगे। टैलेंट के अंडर उसकी एबिलिटीज फुल डिस्प्ले पर थीं। करंटली लॉग्ड स्लॉट्स के बेसिस पर वो कम से कम 4 और पाने के लिए बस क्वेस्ट्स करता रह सकता है। जब चाहे अपनी खुद की स्टैट वैल्यूज चेक कर पाना भी एक ग्रेट डिस्कवरी थी। थियो ने अपने एबनॉर्मली हाई मैजिक पावर स्टैट का क्रेडिट अपनी पास्ट लाइफ के मैजिक और अपने चेस्ट में धड़कते ड्रैगन हार्ट को दिया। जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आई वो थी उसकी लक में नेगेटिव 49 पॉइंट्स। किस्मत ही झंड है फिर भी घमंड है। वो सोचने लगा कि क्या वो इतना एबिस्मल लक स्टैट पाने के लिए कर्स्ड था। शायद पिछली जिंदगी में उसने जितनी भी मिसफॉर्चून सही थी वो सब इसी सड़ी हुई किस्मत का नतीजा था। उसे डेफिनेटली अपनी किस्मत को जल्द से जल्द बढ़ाने का कोई तरीका खोजना होगा। थियो अपने स्पार और अपने स्टैटस को इवैल्यूएट करने में इतना फोकस था कि उसने अरीना के चारों ओर खड़े यंग मैन की भीड़ को नोटिस ही नहीं किया। उन्होंने प्रैक्टिकली उसे घेरते हुए एक सर्कल बना लिया था और उनके इंटेंशंस अननोन थे। उसने कंसिडर किया कि उसका पिछला इंस्ट्रक्टर चाहे कितना भी वीक और ट्रैशी क्यों ना रहा हो, वो बास्टर्ड अभी भी एक मिड रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन था। क्योंकि उसने फ्रॉड रैंडन का सिर काटा था और एक रिस्पेक्टेड कमांडर का अप्रूवल रिसीव किया था, इसलिए इन यंग स्वॉर्ड्समैन का सामने आना नेचुरल था। रैग्नार के रूल ऑफ द स्ट्रॉन्ग मोटो के साथ यहाँ के लोगों से सिर्फ 2 ही रिएक्शंस मिल सकते थे, या तो वे थियो से एनवियस हो जाते या फिर वो उनके अनडाइंग एडमिरेशन का सब्जेक्ट बन जाते। जहां तक अरीना में जमा हुए लोगों की बात है, एवेनिन उनका स्टांस साफ देख सकती थी। वे दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते थे। वे ये देखकर अमेज थे कि यंग मास्टर के बारे में फैली र्यूमर्स सच थीं। उनकी आंखों में रिस्पेक्ट और अप्रूवल साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से हर एक खुद को सिबिल की जगह स्पार करते हुए इमेजिन कर रहा था और हर एक ये सोच रहा था कि क्या वे थियो की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर पाएंगे। इस सोच ने यंग मास्टर के साथ ब्लेड्स क्लैश करने की उनकी डिजायर को और बढ़ा दिया। इन यंग स्वॉर्ड्समैन में से एक इयॉर्ड नैलिन था। थियो ने भीड़ को स्कैन किया और उनके रिएक्शन से प्लीज्ड था। उसने इयॉर्ड नैलिन को सिंगल आउट किया, जिससे वो यंग मैन सरप्राइज हो गया। यंग मास्टर ने उसे आगे आकर स्पार करने के लिए बुलाया। इयॉर्ड नैलिन ने स्टॉलवर्टली सल्यूट किया और खुद को वाइस्कॉन्ट नैलिन के तीसरे बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी स्पेशलिटी डबल एसेंशन स्वॉर्ड्समैनशिप थी। थियो ने सल्यूट रिटर्न किया और कैजुअली एक अच्छी फाइट विश की। फॉर्मेलिटी में और सांसें बर्बाद किए बिना दोनों फाइटर्स ने अपनी पोजीशंस ली और लड़ना शुरू कर दिया।
उनकी ब्लेड्स के हर क्लैश के साथ थियो की बेसिक सोर्ड्समैनशिप प्रोफिशिएंसी स्टेडीली बढ़ रही थी। ईयॉर्ड कोई पुशओवर नहीं था, वो इतना फास्ट और क्लेवर था कि उसने एक ऐसा स्नीक स्लैश किया जिसका सीमिंगली कोई इमीडिएट काउंटर नहीं था। उस पल थियो को लगा जैसे दुनिया स्लो डाउन हो गई है। उसने अपनी सोर्ड पर अपनी ग्रिप शिफ्ट की और एक परफेक्टली एंगल्ड ब्लॉक के साथ अटैक का सामना किया। ये इतना जोरदार था कि ब्लेड ईयॉर्ड के हाथ से उड़कर दूर जा गिरी। इस क्रूशल ब्लॉक ने थियो की चेंजिंग हार्ट सोर्ड्समैनशिप में प्रोफिशिएंसी बढ़ा दी। ईयॉर्ड के हाथ से उसकी सोर्ड छिन चुकी थी। ये यंग मास्टर के हाथों एक क्लियर और अटर डिफीट थी। उस यंग मैन ने अपनी हार मान ली और थियो को अपना इटर्नल अप्रूवल दे दिया। थियो के सरप्राइज के लिए ईयॉर्ड का अप्रूवल गेन करने से उसकी लक भी बढ़ गई। शायद लक उसकी रेपुटेशन से टाइड है। अगर ऐसा था तो उसे अपनी एबिस्मल लक को रेमेडी करने का तरीका मिल गया था। वो तब तक लड़ता रह सकता है जब तक कि वो लिटरली अपनी किस्मत न बदल दे। चॉपिंग ब्लॉक पर अगला नंबर बर्नार्ड रोमेरो का था। वो एक इजी डब थी। एक और अप्रूवल गेन करने के साथ उसका लक एक और पॉइंट बढ़ गया। फिर एरिक मोरैन आया। उसने एक डिसेंट स्ट्रगल किया, लेकिन फिर भी वो सिर्फ एक स्ट्रगल ही था। अगला अप्रूवल मैनफ्रेड नॉनबर्ट का था। अपने स्पारिंग ऑनस्लॉट को रोके बिना उसने मैनुअल नुआर के साथ फर्श पहुंच दिया। वो थगिश जैसा दिखने वाला वीरो पेरैंक तो एक पूरा मिनट भी नहीं टिक पाया। कुछ देर बाद थियो बैटल में पूरी तरह इमर्स्ड था, क्योंकि उसने डैनियल रेमन के साथ अपनी विनिंग स्ट्रीक जारी रखी। जब तक वो ज्यादातर यंग सोर्ड्समैन के साथ निपट चुका था, उसे और लड़ने की खुजली हो रही थी। उसने अगले चैलेंजर को बुलाया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा था। उसने इतनी लड़ाई की थी कि वो लगभग एग्जॉशन की कगार पर था, लेकिन इम्बेसिल टाइटल से एस्केप करने की अपनी क्वेस्ट प्रोग्रेस को चेक करने पर यह सिर्फ 1% ही आगे बढ़ी थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि ये लोग पहले ही उसे अप्रूव कर चुके हैं। उसे शायद स्ट्रॉन्गर फोर्स की तलाश करनी होगी या उन लोगों के सामने अपनी स्किल्स शो ऑफ करनी होगी जो अभी भी उसे नीचा समझते हैं। जो भी हो, उसे कुछ अलग करने की जरूरत पड़ने वाली है। अचानक एक आदमी ने भीड़ को चीरते हुए रास्ता बनाया और थियो से कहा कि वो एग्जॉस्टेड लग रहा है। थियो ने आर्ग्यू किया कि जब जरूरत पड़ेगी तब वो रेस्ट कर लेगा, लेकिन अभी वो और लड़ सकता है। चूंकि उसने क्लेम किया कि वो अभी भी लड़ने के शेप में है, उस आर्मर्ड आदमी ने, जिसे सिल्वर लायन के नाम से जाना जाता था, रिमिंगटन नार्सियो ने फॉर्मली एक स्पारिंग मैच के लिए पूछा। थियो और यंग सोर्ड्समैन की भीड़ को उम्मीद नहीं थी कि इतना एस्टीम्ड व्यक्ति यहां आ जाएगा। आखिरकार रिमिंगटन 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक हैं। 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में हॉल्कस लैंका, रे रैग्नार, रिमिंगटन नार्सियो और फाइनली कार्मेलिया पैलेस का अपना एक्सियन रैग्नार शामिल थे। वे रैग्नार क्लैन के तहत अवेकनिंग सेरेमनी जेनरेशन के 4 सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों का टाइटल होल्ड करते हैं। रेमिंगटन नर्सियो ने क्लेम किया कि वो अवेकनिंग सेरेमनी से पहले यंग लॉर्ड की सोर्ड्समैनशिप ऑब्जर्व करने के लिए जल्दी आ गया था। चेहरे पर एक मुस्कान के साथ सल्यूट करते हुए रेमिंगटन ने उसकी रिक्वेस्ट को ऑनर करने के लिए थियो को थैंक यू कहा। सिल्वर लायन एक टैलेंटेड सोर्ड जीनियस है, जिसके कीन सेंसेस और आउटस्टैंडिंग वर्क एथिक है। अभी वो बस थियो के रूप में एक अनएक्सपेक्टेड राइवल के अपीयरेंस पर सरप्राइज्ड है। थियो रैग्नार ने पूरे प्राइड के साथ सल्यूट रिटर्न किया। इस बार उसने खुद को नॉर्थ के ग्रेट गार्डियन काइल रैग्नार के 31वें बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस किया। उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सोर्ड जीनियस रिमिंगटन से मिलेगा। स्पार करना तो दूर की बात है। उसने अपनी पास्ट लाइफ में इस आदमी की रिस्पेक्ट की थी। जब उसने कहा कि वो नार्सियो के मशहूर यंग डेप्यूटी क्लैन हेड के खिलाफ सोर्ड्स क्रॉस करने के काबिल होने पर ऑनर्ड फील कर रहा है, तो उसका सच में यही मतलब था। नॉन स्टॉप लड़ने की इंटॉक्सिकेटिंग वाइब में डूबा हुआ थियो बस रिमिंगटन को अपनी स्किल्स दिखाना चाहता था। वे दोनों ही एक ग्रेट फाइट के लिए लुकिंग फॉरवर्ड कर रहे हैं। थियो ने देखा कि सिल्वर लायन का ऑरा एक टेरिफाइंग डिग्री तक एक्सप्लोड हो रहा था, और वो सोचने लगा कि क्या उसका करंट सेल्फ सच में रेमिंगटन को हरा सकता है। दोनों फाइटर्स आगे बढ़े, उनकी ब्लेड्स टकराईं और चिंगारियां उड़ी। 4 हाउंड्स ऑफ द नॉर्थ में से एक कितना स्ट्रांग हो सकता है। उनके हर क्लैश ने स्टेज को जोरों से हिला दिया। थियो ने अपनी नजरें प्राइस पर टिकाए रखीं, जबकि अरीना में हर तरफ स्टील के टुकड़े उड़ रहे थे। रिमिंगटन ने भी मुस्कुराते हुए ऐसा ही किया। काफी वियर एंड टीयर सहने के बाद फाइटर्स में से एक की सोर्ड सफाई से कट गई थी। एवलिन ने करीब से देखते हुए अपनी नजरें नहीं हटाईं। थियो के हाथों हारने वाले यंग सोर्ड्समैन अवाक,
स्पीचलेस थे। उस मौत जैसे सन्नाटे वाले अरीना में टूटी हुई ब्लेड के जमीन पर गिरने की खनकती आवाज गूंज उठी। खेल खल्लास। ये थियो की सोड थी। शेयर स्ट्रेंथ के एक ही क्लैश में रेमिंगटन ने उसकी ब्लेड को सफाई से काट दिया था और अपना अटैक थियो का सिर धड़ से अलग करने से कुछ इंच पहले ही रोक लिया था। बाल बाल बचे। जिसने भी ये देखा उसके लिए रिजल्ट क्लियर था। यंग मास्टर थियो हार गए। सिबिल ये मानने से इनकार कर रहा था कि उसका आइडल इतनी जल्दी हार जाएगा, लेकिन ये ऑब्वियस रिजल्ट था। उन्होंने इस फैक्ट को मान लिया कि चाहे थियो जितना भी ग्रो कर चुका हो, उसके लिए 4 हाउंड्स में से किसी एक को हराना अभी भी इम्पॉसिबल था। वे किसी वजह से ही करंट जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे। सिबिल ने आर्ग्यू किया कि थियो ने जो फाइटिंग स्पिरिट दिखाई वो एडमायर करने के लिए काफी थी। हर बाईस्टैंडर के सरप्राइज के लिए व्हाइट लायन ने अचानक डिक्लेयर किया कि इस ड्यूअल में उसकी हार हुई है। उसने रिस्पेक्टफुली थियो को सल्यूट किया। उसका फॉर्म इम्पेकेबल था जब उसने हम्बली यंग लॉर्ड को ड्यूअल के लिए थैंक यू कहा। रेमिंगटन ने असर्ट किया कि जब उन्होंने शुरू किया था तब तक थियो की सोड पहले ही वॉर्न आउट हो चुकी थी। मल्टीपल फाइट्स के बाद होने वाली फटीग का तो जिक्र ही नहीं करता। थियो ने इंसिस्ट किया कि बैटलफील्ड पर कोई भी ऐसे कंसिडरेशंस नहीं देता, इसलिए जिस पल उसने अपनी ब्लेड खोई उसने अपनी हार मान ली थी। रेमिंगटन ने एक अंडरस्टैंडिंग स्माइल के साथ जवाब दिया। व्हाइट लायन और इम्बिसिन ने हाथ मिलाया। इस अजीब जोड़ी के बीच एक दूसरे के लिए एक प्रोफाउंड रिस्पेक्ट पैदा हो गई। रेमिंगटन ने जेन्युइनली होप किया कि अगली बार वे एक प्रॉपर ड्यूअल एक ज्यादा आइडियल सेटिंग में कर सकें, और थियो ने भी यही चाहा। हर कोई सरप्राइज में देख रहा था कि कैसे थियो को 4 हाउंड्स में से एक ने एक्नॉलेज किया, ये सोचते हुए कि यंग मास्टर सच में बिल्ट डिफरेंट था। रेमिंगटन के साथ हुए इस ड्यूअल ने उसकी क्वेस्ट प्रोग्रेस को 35% तक बढ़ा दिया। सब कुछ कंसिडर करते हुए ये एक मैसिव जंप था। एवलन ने साइड लाइन से राहत की सांस ली। ये इससे ज्यादा परफेक्टली खत्म नहीं हो सकता था। रेमिंगटन के पावर डिस्प्ले की बदौलत थियो को फाइनली अंदाजा हो गया था कि हाउंड्स कितने स्ट्रांग थे। क्वेस्ट्स के जरिए टैलेंट्स और सीक्रेट मैनुअल्स ऑब्टेन करके थियो पास्ट के मुकाबले इनकम्पैरेबली स्ट्रांगर हो गया था। लेकिन जिस पल उसने व्हाइट लायन के साथ ब्लेड्स क्रॉस की, उसे ट्रू पावर का एहसास हुआ। उसे याद दिलाया गया कि वो अभी भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स में ग्रेटली लैकिंग यानी कमजोर है। ये शर्म की बात थी कि उसकी करंट कंडीशन की वजह से ड्यूअल बीच में ही फिजल आउट हो गया, लेकिन फिर भी उसने इस ब्रीफ एक्सचेंज से बहुत कुछ हासिल किया। उसका लक 10 पॉइंट्स बढ़ गया और उसकी रेपुटेशन ड्रामेटिकली इंप्रूव हुई। जहां तक क्वेस्ट की बात है, वो अभी भी इसे एक बार में खत्म करने से बहुत दूर है, इसलिए उसे एक्टिवली दूसरे मेथड्स खोजने होंगे। उसे अप्रूवल गेन करने के लिए एक स्टेज सेट करने की जरूरत है। तभी रेमिंगटन ने कन्फेस किया कि वो यहां पर सिर्फ एक सिंपल ड्यूअल के लिए नहीं आया था, वो एक्चुअली उसे थियो को एक इंपॉर्टेंट लेटर देना चाहता था। ये स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी के लिए एक फॉर्मल इनविटेशन था। स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी का नाम सुनते ही सारे यंग सोर्ड्समैन का खून खौल उठा। ये एक हाई सोसाइटी ग्रुप है जिसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत एग्जॉस्टिव है। फर्दरमोर, खुद रेमिंगटन यंग मास्टर को इनवाइट कर रहा था। किसी भी राइजिंग स्टार के लिए स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी में इनवाइट किया जाना एक सम्मान यानी ऑनर की बात है। थियो ने मॉडेस्टली पूछा कि क्या सच में उसका क्लब में एडमिट होना ठीक रहेगा। व्हाइट लाइन ने जल्दी से उसे अश्योर किया कि वो क्वालिफाइड से कहीं ज्यादा है। बिसाइड्स, उसने इंसिस्ट किया कि ये ग्रुप पहली जगह में इतना सीरियस नहीं है। ज्यादातर प्रोमिनेंट मेंबर्स इसे बस अपकमिंग अवेकनिंग सेरेमनी का इंतजार कर रहे पीयर्स के लिए एक सोशल ग्रुप के रूप में देखते हैं। थियो ये डिसर्न नहीं कर पा रहा था कि क्या इस इनवाइट के पीछे रेमिंगटन के कोई अल्टीरियर मोटिव्स थे, लेकिन वो जानता है कि स्केल ड्रैगन सोसाइटी करंटली उसके सौतेले भाई एक्सियन के इर्द गिर्द घूमती है। ये ऐसे सांपों की महफिल है जो उसे नफरत और मजाक की नजर से देखते हैं। आस्तीन के सांप। यही बात इसे थियो के लिए अपनी क्वेस्ट में प्रोग्रेस करने का परफेक्ट एनवायरनमेंट भी बनाती है। इन एडिशन, ये उसे एक्सियन और कार्मेलिया पैलेस पर कुछ रिकॉन करने का भी मौका देगा। मना करने का कोई रीजन ना देखकर थियो ने इनविटेशन लेटर ले लिया और रेमिंगटन को आउट ऑफ द वे जाकर ये करने के लिए फॉर्मली थैंक यू कहा। उसने वादा किया कि वो पार्टिसिपेट करेगा और अपने दुश्मनों की मांद में घुसेगा। शेर की गुफा में रेमिंगटन ने खुशी से हाथ मिलाया। एक और राइजिंग स्टार को शामिल करके वो ग्लैड था।
उसने थियो से ये भी कहा कि अगर उसे कुछ भी पूछना हो तो वो कभी हेजिटेट ना करे। मीटिंग 2 हफ्ते में होने वाली है, इसलिए उसके पास बस इतना ही टाइम है प्रिपेयर करने और प्लान सेटअप करने के लिए। एवलिन ने अपनी सिगरेट का कश लिया, अपने नए डिसाइपल के लिए सीमिंगली वरिड दिखते हुए। कुछ ही पलों बाद थियो को हाई सोसाइटी गैदरिंग में इनवाइट किए जाने की खबर रोज पैलेस तक पहुंच गई। थियो की मां सिसिलिया अपने चेहरे पर एक एक्साइटेड स्माइल के साथ उसके कमरे में घुस आईं। वो खुद पर्सनली ये खबर देने वाला था, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं लग रही थी। सिसिलिया ने पहले ही पैलेस की ग्रूमिंग टीम को उसके कमरे में इकट्ठा कर लिया था। चूंकि उसे पहली बार किसी इतने सिग्निफिकेंट इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया गया था, उसकी मां का एक्साइटेड होना नेचुरल था। ये एक ऐसा क्लब था जिसमें उस चालाक अमिल का बेटा एक्सियन और रेमिंगटन जैसे ब्रिलियंट टैलेंट शामिल थे। इन यंगस्टर्स पर तो खुद काउंसिल की भी नजर थी। सिसिलिया जानती थी कि थियो के कपड़े पहनने के तरीके से लेकर उसके बर्ताव यानी कंपोजर तक हर चीज अंडर क्लोज स्क्रूटिनी होगी। उसने एक टेप मेजर निकाला और थियो के साइजेस लेने लगी। सिसिलिया जानती है कि जब एटिकेट की बात आती है तो उसका लड़का कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन अटायर और डिमीनर बिल्कुल अलग मामले हैं। फॉर्चुनेटली ये हाई सोसाइटी का एक ऐसा फैसेट था जिसमें सिसिलिया पर्सनली उसकी मदद कर सकती थी। आखिरकार वो पहले एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस रह चुकी थी। वो बस इस सब में इन्वॉल्व होकर अपने प्यारी बेटे के काम आने पर खुश थी। थियो जानता है कि उसकी मां ने हमेशा एक कॉमनर कॉन्क्यूबाइन होने और एक इललेजिटिमेट चाइल्ड को जन्म देने का बोझ उठाया है। सिसिलिया अपने बेटे को ऐसा शेमफुल लेबल देने के गिल्ट में जीती थी, भले ही इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उस ठंडे रैग्नोर क्लैन में जहां स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, वो सिर्फ इमेजिन कर सकता था कि पिछली जिंदगी में उसके जैसे कमजोर बच्चे को पालना उसके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। सिसिलिया भले ही एक्साइटेड और जॉयफुल एक्टिंग कर रही हो, लेकिन अंदर से वो सिर्फ एक मां थी जो अपने बेटे की वेलबींग को लेकर कंसर्न्ड थी, और कुछ नहीं। उसने थियो को कसकर गले लगाया और उसे अश्योर किया कि उसकी मां हमेशा उस पर बिलीव करेगी और वो कुछ भी कर सकता है। उसकी मां के गले लगने की गर्माहट ने थियो के दिल की ठंडक को पिघला दिया। उसने भी अपनी मां को प्यार से गले लगाया। इस बार वो अपनी मां की चिंता खत्म करने के लिए जी जान लगाकर मेहनत करने के लिए डिटर्मिन्ड है। जहां वो अपने बेटे के स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी ज्वाइन करने के ख्याल से एक्साइटेड थी, वहीं थियो बस उस पूरे सांपों के बिल को पल्वराइजिंग के बारे में सोच रहा था। 2 हफ्ते बाद सोसाइटी बैंक्वेट की रात आ ही गई। रेमिंगटन खुद रोज पैलेस आकर थियो को एक लैविश कैरेज में पिक करने आया। जैसे ही उसने उस यंग मैन को देखा, उसे लगा कि वो किसी और इंसान को देख रहा है। थियो ने अपने ट्रेनिंग क्लोथ्स उतार फेंके थे और अपनी मां और पैलेस स्टाफ की बदौलत एक एक्सक्विजिट ड्रिप में था। एक वॉरियर के बजाय वो किसी अरिस्टोक्रेट यानी रईस नवाब की तरह लग रहा था। रेमिंगटन ने उसके नए लुक पर कमेंट किया और थियो ने इसे मजाक समझा, लेकिन व्हाइट लाइन मजाक नहीं कर रहा था। वो जेन्युइनली यंग मास्टर के इस ट्रांसफॉर्मेशन से इंप्रेस्ड था। थियो को भी मानना पड़ा कि उसकी बॉडी में एक मैसिव ओवरहॉल हुआ था। वो लंबा हो गया था, उसके मसल्स परफेक्टली डेवलप हो गए थे, और ये सब सिर्फ 2 हफ्ते की डिलिजेंट ट्रेनिंग का रिजल्ट था। उन 2 हफ्तों के दौरान रेमिंगटन सरप्राइजिंगली हर रोज उसके साथ ट्रेन करने के लिए आता था, और वे अब काफी क्लोज हो गए हैं। उसने सिबिल और बाकी लोगों के साथ भी एक डिसेंट फॉलोइंग गेन कर ली थी। एवेलिन को तो थियो फैनेटिक्स की एक पूरी बटालियन को सिखाने का काम सौंपा गया था, जबकि वो सिर्फ एक शॉर्ट इंटरिम यानी थोड़े समय के लिए ही यंग मास्टर को सिखाने को राजी हुई थी। सच कहें तो ये ट्रेनिंग के बहुत ही लाइवली 2 हफ्ते थे। यहां तक कि अभी भी वो इतने सारे ओवर ईगर लोगों से इंटरैक्ट करने की थकान से रिकवर कर रहा था। आज वो अपने पहले फॉर्मल बैंक्वेट में जा रहा था। रेमिंगटन ने उसे एश्योर किया कि नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन व्हाइट लायन ने उसे एक वार्निंग जरूर दी। उसने एक्सप्लेन किया कि उसका दोस्त एक्सियन कभी-कभी बहुत मिस्चिवस हो सकता है। एक्चुअली एक्सियन ने ही थियो को इनविटेशन दिया था, ये कहते हुए कि वो नए राइजिंग स्टार से मिलना चाहता है। मोरओवर, ये पूरा बैंक्वेट सिर्फ थियो के लिए ही प्रिपेयर किया गया था। ये सारी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद डेफिनेटली चीजें बदल जाती हैं, लेकिन खराब तरीके से नहीं। ये एक्चुअली थियो के लिए बेहतर था। वो पहले से ही लेफ्ट एंड राइट हर तरफ से बुरी तरह इंसल्ट होने का इंतजार कर रहा था। बैंक्वेट हॉल में डार्क टाइगर एक्सियन रैग्नार पहले ही एक्सपेंसिव बूज पीना शुरू कर चुका था। वो रैग्नार के इम्बेसिल को अपना नया खिलौना बनाने के लिए काफी एक्साइटेड था। कैरेज एक लैविश पैलेस के सामने रुकी, जो बैंक्वेट वेन्यू पर उनके अराइवल का सिग्नल था। रेमिंगटन और थियो कैरेज से बाहर निकले। यंग लॉर्ड ने तुरंत पूरी जगह को स्कैन किया। वो चमीलिया पैलेस में एंटर करने वाला है,
उन स्कम का होम जिन्होंने रैंडन को उसकी ग्रोथ में इंटरफेयर करने के लिए इंस्टिगेट किया था। पिछली जिंदगी में उन्होंने उसे, उसकी मां को और पूरे रोज पैलेस को बिना किसी रहम के निगल लिया था। बदले के उसके ख्यालों को रेमिंगटन के अंदर चलने के इनविटेशन ने बीच में ही रोक दिया। लाइवली रेमिंगटन को खबर मिली थी कि एक्सियन खुद आकर उन्हें ग्रीट करेगा और वो अब तक एंट्रेंस पर इंतजार कर रहा होगा। ये ऑब्वियस था कि उस बास्टर्ड एक्सियन ने उसे इनवाइट ही क्यों किया था। वो बेवकूफ सोच रहा था कि चूंकि रैग्नार का इम्बेसिल अब उड़ने लगा है तो थियो के इस मोमेंटम को रोकना उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन यंग मास्टर भी बिना किसी प्लान के इस सांपों के बिल में नहीं आया था। वो एक्सियन को अच्छे से समझा देगा कि वो किससे उलझने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही वे पैलेस के करीब पहुंचे, थियो अपने कदमों पर अचानक रुक गया क्योंकि उसकी नजर के कोने में कुछ चमका। चमीलिया पैलेस के हायर फ्लोर पर एक सिस्टम क्वेस्ट की अजीब सी नीली रोशनी उसे पुकार रही थी। वो महल के अंदर एक पॉसिबल क्वेस्ट से पल भर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए उसने अपनी पोजीशन पर तेजी से नीचे आती हुई किसी चीज को नोटिस नहीं किया। रेमिंगटन ने उसे उस अननोन मटेरियल से बचाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो करीब पहुंच पाता, वो सफेद धुएं से फट गया। रेमिंगटन घबरा गया और उसने जल्दी से थियो को पुकारा। थैंकफुली वो ठीक था। ये बस उस पर निशाना साधकर ऊपर से फेंका गया सफेद आटे का एक बोरा था। रेमिंगटन इस चाइल्डिश प्रैंक पर बुरी तरह भड़क गया। थियो ने माना कि अगर ये उसकी पिछली जिंदगी होती तो वो डॉज नहीं कर पाता और जो आउटफिट उसकी मां ने इतनी मेहनत से बनाया था वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। उसे लगा कि रेमिंगटन भी इस स्टंट में शामिल था, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था। व्हाइट लायन इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन पर बस कंफ्यूज्ड और गुस्से में था। उसे आते से वेलकम करना ही उन डम एसेस की सबसे अच्छी सोच हो सकती थी। इतनी इम्मेच्योर चीज सोचने वाले बेवकूफ पक्का खिड़कियों से झांक रहे वो स्मग नोबल्स ही होंगे। एक जानी पहचानी आवाज ने नोबल्स को रास्ते से हटाया और असर्ट किया कि ये तो बस दोस्तों के बीच की एक छोटी सी ग्रीटिंग थी, एक बेसिक कर्टसी। लेकिन रेमिंगटन ये सब सुनने के मूड में नहीं था। वो सच में गुस्से में था। एक्सियन ने फाइनली अपना स्मग फेस दिखाया और इंसिस्ट किया कि वो बस अपने भाई थियो को एक फन ग्रीटिंग दे रहा था। हमारे लड़के ने तुरंत उस डार्क टाइगर को असेस करने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स का इस्तेमाल किया। उसके टैलेंट्स में मैडनेस, साइकोपैथी और ओवरवेलमिंग स्वर्ड्समैनशिप पोटेंशियल शामिल थे। वो फिलहाल खेलने के लिए एक नया खिलौना पाकर काफी एक्सपेक्टेंट था। थियो मुस्कुराया और बोला थैंक्स, जिससे उसका साइकोपैथिक भाई कंफ्यूज हो गया। उसने बात जारी रखते हुए कहा कि एक्सियन ने उसका इतने अच्छे से वेलकम किया है, इसके लिए वो नेचुरली ग्रेटफुल है और आज की पार्टी का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। एक्सियन का कंफ्यूजन जल्दी ही खुशी यानी इलेशन में बदल गया। पिछली बार जब वे मिले थे तब से लेकर अब तक उसका ये भाई सच में काफी मजेदार हो गया था। फाइनली रेमिंगटन और थियो बैंक्वेट हॉल में एंटर हुए, जहां प्रॉमिसिंग नोबल सोसाइटी का हर मेंबर मौजूद था। ये एक एक्सट्रीमली प्राइवेट इवेंट था, इसलिए अपने साथी टैलेंटेड पीयर्स के साथ वाइन पीने, डाइन करने और बातचीत कन्वर्स करने के लिए सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को ही इनवाइट किया गया था। हर किसी का फोकस आज के स्पेशल इनवाइटी पर था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक्सियन ने एक बम को क्यों इनवाइट किया। भले ही थियो भी रैग्नार ब्लड की डायरेक्ट लाइन से है, फिर भी वो इम्बिसाइल के नाम से ही ज्यादा जाना जाता है। स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी में ऐसे ट्रैश का होना ज्यादातर लोगों के लिए एक अनप्लेजेंट सरप्राइज था। हालांकि उन्हें ये मानना पड़ा कि उसका ड्रिप एकदम कोल्ड था। ज्यादातर नोबल्स इस बात से वाकिफ थे कि एक्सियन बस अपने नए खिलौने के साथ खेल रहा है। ये देखकर कि वे ट्रैशी नोबल्स अपनी आवाज नीची करने की जहमत तक नहीं उठा रहे थे, रेमिंगटन ने थियो से माफी मांगी, ये इंसिस्ट करते हुए कि ये गैदरिंग्स आमतौर पर इतनी स्कैंडलस नहीं होती हैं। थियो बस उन्हें अपने बारे में जितना चाहे उतना ट्रैश टॉक करने दे रहा था। इनफैक्ट जितने ज्यादा लोग उसकी बुराई बैड माउथ करेंगे उतना ही अच्छा है। इससे बाद में उन्हें कुचलने का मजा और भी मीठा हो जाएगा। साथ ही उसने नोटिस किया कि ब्लू क्वेस्ट लाइट की लोकेशन पास ही थी। उसे पक्का यकीन था कि ये सिग्निफिकेंट हो सकती है, लेकिन अभी तक उसके पास इसे अप्रोच करने का कोई नेचुरल तरीका नहीं था। पार्टी का होस्ट एक्सियन सीढ़ियों से नीचे आया और अपने भाई से पूछने लगा कि क्या वो पार्टी एंजॉय कर रहा है। थियो ने खुद को शांत रहने के लिए फोर्स किया और बस अपने मैप्ड किए हुए प्लान के साथ आगे बढ़ा। उसने मुस्कुराकर एक्सियन को इनवाइट करने के लिए थैंक यू कहा। एक्सियन ने सार्कास्टिकली कुछ मिनट पहले हुए उस फ्लावर इंसिडेंट के लिए माफी मांगी, प्लेफुली ये मानते हुए कि वो थोड़ा ओवरबोर्ड चला गया था।
उसने पलक झपकते ही अपने और थियो के बीच की दूरी खत्म कर दी और अपने भाई के कंधों को कसकर पकड़ते हुए थियो पर दबाव डाला कि वो सबके सामने उसकी माफी एक्सेप्ट करे। रेमिंगटन बीच बचाव करना चाहता था, लेकिन थियो ने बीच में टोकते हुए कहा कि एक्सियन को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उसने एक्सियन के ही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इंसिस्ट किया कि वो प्रैंक तो बस भाइयों के बीच की एक ग्रीटिंग थी। वो साइको पूरी तरह से स्पीचलेस रह गया। थियो को डराना इतना आसान नहीं था। वो बहुत ज्यादा काम और कंपोज्ड था। एक्सियन हंसा और उसने थियो की पीठ थपथपाई, मानो वो कोई प्राउड भाई हो। उसे नहीं पता था कि इस लड़के में इतनी हिम्मत है। बचपन में वो जैसा हुआ करता था, उससे वो अब बहुत बदल चुका था। एक्सियन एक्चुअली अब उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा था। नोबल्स ने थियो को मुस्कुराते हुए और अपने भाई की सनक में हाँ मिलाते हुए देखा और उसे एक्सियन का पूछ यानी कुत्ता या प्यादा कहने लगे। उन्होंने ट्रोवेन के नोबल ब्लड के कंपैरिजन में थियो की इललेजिटिमेट लीनिएज यानी नाजायज वंशावली पर भी कमेंट किया। भले ही ये सच था कि वे सौतेले भाई थे, लेकिन नोबल्स का मानना था कि थियो और एक्सियन एक एंटायरली डिफरेंट लेवल पर हैं, भले ही वे दोनों रैग्नार हों। ट्रोवेन क्लैन ईस्ट का स्वॉर्ड्समैनशिप पावर हाउस है, जबकि थियो की मां बस कहीं से भी आई एक रैंडम औरत है। थियो मुस्कुराता रहा और नोबल्स द्वारा उस पर फेंके जा रहे उन ब्लेटेंट इंसल्ट्स को सुनता रहा और उन्हें अपने अंदर की आग को भड़काने का ईंधन बनने दिया। एक बात जो नोबल्स को कंफ्यूज कर रही थी वो थी उस इम्बिसिल के साथ रेमिंगटन की क्लोजनेस। उन्होंने रेमिंगटन पर भी इंसल्ट्स कसना शुरू कर दिया, उसे नार्सियो फैमिली का इललेजिटिमेट सन, नाजायज बेटा कहने लगे। जब से वे बैंक्वेट में पहुंचे थे, व्हाइट लायन एज पर था, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। इन नोबल्स को एक फॉरबिडन टॉपिक छेड़ते हुए सुनकर वो लगभग उसी जगह पर भड़कने, स्नैप ही वाला था। थियो ने अंदाजा लगाया कि बस कुछ ही सेकंड्स में रेमिंगटन उसका सारा स्पॉटलाइट चुरा लेगा। वो थोड़ी देर और उन इंसल्ट्स को ऑब्जर्व करने और सुनने के बारे में सोच रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। इससे पहले कि एक्सियन उसे ऊपर ले जाता, वो रुक गया। चूंकि वो अभी अभी पहुंचा था, थियो ने असर्ट किया कि उसे अपने नए दोस्तों को भी ग्रीट करना चाहिए। स्वागत नहीं करोगे हमारा? इसलिए वो उस बैंक्वेट टेबल की तरफ चला गया जहां वे स्निकरिंग नोबल्स इकट्ठे थे। उन सब की नजरें रैग्नार के उस इम्बेसिल पर टिक गईं। थियो ने चुपचाप टेबल से वाइन की एक बोतल उठा ली। वो उस नोबल की तरफ चला जो रेमिंगटन की लिनिएज के बारे में बकवास यानी रनिंग हिज माउथ कर रहा था और उसका ग्लास भरने का इशारा किया। वो नोबल स्मगली मुस्कुराया और पूछा कि क्या उसने कुछ गलत कहा। थियो ने वाइन की बोतल पर अपनी पकड़ बदली और बिना किसी रहम के उसे ब्लॉन्डी के सिर पर फोड़ दिया। खामोश। रेमिंगटन और यहां तक कि वो साइकोटिक एक्सियन भी इस सडन टर्न ऑफ इवेंट से शॉक में थे। ब्लॉन्डी ने दर्द में अपना सिर पकड़ लिया, क्योंकि उसके पेशाब जैसे रंग के बाल खून से सन गए थे। थियो अभी भी उस खून से सनी टूटी हुई बोतल को पकड़े उसके ऊपर खड़ा था। उस बास्टर्ड ने उठकर बैठने और सबके सामने उसे ह्यूमिलिएट करने के लिए थियो को गालियां देने की हिम्मत की। इससे पहले कि वो अपनी उस यूजुअल एरोगेंट और नोबल वाली बकवास यानी यैपिंग शुरू कर पाता, थियो ने एक जोरदार लात मारी जिसने उस बास्टर्ड का जबड़ा तोड़ दिया। आज के बाद तेरी आवाज नहीं निकलनी चाहिए। थियो का स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लान फाइनली शुरू हो गया था, क्योंकि उसकी आंखें कोल्ड और क्रेजी हो चुकी थीं। उसने इंसिस्ट किया कि वो बस ब्लॉन्डी को एक छोटी सी ग्रीटिंग दे रहा था, लेकिन बदले में उसे एक हर्टफुल रिस्पॉन्स मिला। बाकी नोबल्स अपनी जगह पर ठिठक गए, डरे हुए और कंफ्यूज थे कि आखिर हो क्या रहा है। मीनवाइल थियो की क्वेस्ट प्रोग्रेस ऊपर जाने लगी थी, अब 43% तक पहुंच गई थी। रेमिंगटन ने यंग लॉर्ड के साथ 2 हफ्ते ट्रेनिंग में बिताए थे और वो जानता था कि ये लड़का कोई हॉट हेडेड थग नहीं है। उसने कंसिडर किया कि शायद थियो ये सब उसकी खातिर कर रहा है। जबकि ब्लॉन्डी महल के फर्श पर खून बहा रहा था, थियो ने असर्ट किया कि ये उसका वेलकम ग्रीटिंग का तरीका था। उसने ब्लॉन्डी के हाथ के ऊपर कदम रखा और उस नोबल के ढीले पड़ चुके शरीर को एक प्लेटफॉर्म पर टिका दिया और धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करने लगा। चूंकि वो पहले ही हेलो बोल चुका था, अब गुड बाय कहने का वक्त आ गया था। ब्लॉन्डी ने डेस्परेटली चिल्लाकर उसे रुकने और जो वो करने जा रहा है उसे रोकने के लिए कहा, लेकिन कोई फायदा नहीं। थियो ने उस बास्टर्ड के हाथ पर जोरदार पैर मारा और ब्लॉन्डी की हड्डियों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिससे पूरे बैंक्वेट हॉल में एक हॉरिफाइंग, डरावनी हड्डी टूटने की आवाज गूंज उठी। वे नोबल्स जो बस कुछ मिनट पहले खुलकर बकवास कर रहे थे, सजा के इस रूथलेस डिस्प्ले को देखकर स्टन्ड और टंग टाइड हो गए। सांप सूंघ गया सबको। हड्डी तोड़ने के इस छोटे से एक्ट ने थियो की क्वेस्ट प्रोग्रेस को 58% तक बढ़ा दिया। ब्लॉन्डी शॉक और एगनी से बेहोश हो गया। उसकी राल महल के कारपेट्स पर गिर रही थी। जैसे ही थियो ने उस लिम्प बॉडी को कूड़े की तरह दूर फेंका, उसने भीड़ से पूछा कि क्या कोई और भी हेलो कहना चाहता है। उसके इन इंटिमिडेटिंग एक्शंस ने क्वेस्ट प्रोग्रेस को 66% तक धकेल दिया।
अचानक अंधेरे में छिपे हुए नाइट्स ने अपनी एंट्री मारी और थियो को चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड्स निकाल लीं और सामने खड़े इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने पर फोकस किया। 4 ब्लेड्स ने थियो को घेर लिया था, उसे उसी जगह पर ट्रैप कर दिया था। नाइट्स अपने यंग मास्टर को चोट पहुंचाने के पाप की बदला चाहते थे। उन्होंने असर्ट किया कि ऐसी वायल एक्शंस की सजा सिर्फ मौत हो सकती है। थियो मुस्कुराया क्योंकि उसका प्लान और भी बेहतर होता जा रहा था। उसने नाइट से पूछा कि यह आदमी कौन है जिसे मैंने अभी कचरे की तरह पीटा। उन्होंने जवाब दिया कि ब्लॉन्डी हैनवी क्लैन का तीसरा यंग मास्टर है, यंग मास्टर इयान हैनवी। थियो उनके इस कॉन्फिडेंट आंसर पर अम्यूज्ड था। हैनवी क्लैन रैग्नार को सपोर्ट करने वाले 6 स्नो क्लैन्स में से एक है। वो जानता था कि इन बिगड़े हुए नोबल्स के बॉडीगार्ड नाइट्स ये सब चुपचाप बैठकर नहीं देख पाएंगे। वे हमेशा उस इम्बिसिल को नीचा दिखाते हैं जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है। तो थियो ने नाइट से पूछा कि अगर उसने उनके यंग मास्टर को थोड़ा धो दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। अपनी आवाज में एक डीप सेंस ऑफ प्राइड भरते हुए उसने उनसे पूछा कि क्या रैग्नार के बैनरमैन क्लैन्स में से एक के कुत्तों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वे उसकी मौत की मांग कर रहे हैं। तुम्हारी औकात क्या है? क्या वे सच में कायल रैग्नार की ब्लड लाइन को धमकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं? आखिरकार वो डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करने वालों में से नहीं है। थियो की थ्रेट सुनकर नाइट्स को अपनी स्वॉर्ड्स पर अपनी पकड़ ढीली होती हुई महसूस हुई। अपने यंग मास्टर को बर्बाद होते हुए देखने का उनका गुस्सा रैग्नार के लिए उनके अंदर बैठे उस इन्नेट फियर, जन्मजात डर में बदल गया। इन एडिशन, ये यंग मैन जो अप्रेसिव ऑरा छोड़ रहा था, वो उनका दम घोंट रहा था। ये रैग्नार का वो इम्बिसिल नहीं था जिसे वे जानते थे और जिसका वे रूटीनली मजाक उड़ाते थे। अब जबकि वे इस बारे में सोच रहे थे तो थियो के पास भी रैग्नार के डायरेक्ट ब्लड के रूप में थ्रोन के उत्तराधिकार का अधिकार है। ऑन टॉप ऑफ दैट, रैग्नार नॉर्थ का लॉर्ड है, वो ओवरसियर जो 6 स्नो क्लैन्स पर राज करता है। ड्रैगन के खून को मौत की सजा सुनाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई भी सेन इंसान करेगा। ये एक ऐसा पाप है जिसके लिए एक एंटायर इनसिग्निफिकेंट स्नो क्लैन को तबाह कर देना भी अनरीजनेबल नहीं माना जाएगा। इतने लंबे समय से एक यूजलेस डिसेंडेंट होने के नाते वो प्रोटेक्शन और प्रेस्टीज थियो पर एप्लीकेबल नहीं रही थी जिसे ज्यादातर लोग भूल चुके थे। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। चारों नाइट्स जानते थे कि उन्होंने एक कलॉसल ब्लंडर किया है और उन्हें माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन थियो ने पहले ही पास ही घात लगाए एक मिस्टीरियस प्रेजेंस को किल ऑर्डर जारी कर दिया था। एक ब्लेड की तेज चमक ने अपनी स्पीड से सबको अंधा कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, द नेक्स्ट थिंग यू नो, 4 कटे हुए सिर पहले ही हवा में उड़ रहे थे। नाइट्स का खून महल के फर्श को लाल कर रहा था। थियो उस तूफान की आंख की तरह शांत था, जबकि उसके दुश्मनों का खून उसके चारों ओर भंवर की तरह घूम रहा था। जिस मिस्टीरियस प्रेजेंस को उसने नाइट्स का कत्ल करने का ऑर्डर दिया था, वो पूरे ग्रेस के साथ कारपेट पर उतरी। ये कोई और नहीं बल्कि उसकी मास्टर खुद एवलिन नेविल थीं। जब मास्टर ऐसी हो तो चेला कैसा होगा? हर तरफ और ज्यादा खून बिखरने के साथ उन एरोगेंट नोबल्स ने फाइनली अपने सिर पर मंडराते हुए खतरे को महसूस कर लिया था। ये अब कोई मजाक नहीं था। रैग्नार के इम्बेसाइल टाइटल से भागने की थियो की क्वेस्ट 70% कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी। एक्सियन के पास देखने के अलावा कोई चारा नहीं था कि कैसे उसका बैंक्वेट थियो के फोर्स और डोमिनेंस के शो में बदल गया। एवेलिन ने अपने डिसाइपल की तरफ देखा और पूछा कि उसे कब रियलाइज हुआ कि वो उसका पीछा कर रही थी। खैर, ये तो ऑब्वियस ही था। उसे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो चमेलिया पैलेस तक उसका पीछा क्यों करती आई, लेकिन उसकी वजह से थियो बिना किसी चिंता के इन मोरॉन्स पर बाजी पलट पाएगा। चूंकि भीड़ शौक में शांत हो गई थी, वे अपैरेंटली यानी जाहिर तौर पर थियो के अगले एक्शन का इंतजार कर रहे थे। बैंक्वेट से एक रात पहले कमांडर जूलियस ने एवेलिन को एक सीक्रेट विजिट दी। वो उसे इस बात पर ताना मारने आया था कि वो कोई और डिसाइपल नहीं ले रही है, फिर भी हर दिन अपने नए स्टूडेंट को डिलिजेंटली यानी लगन से ट्रेन कर रही है। एवेलिन को शायद इस ब्रूट के उसके क्वार्टर्स में घुसपैठ करने की आदत हो गई होगी, क्योंकि वो उसके गेम्स को एंटरटेन भी नहीं करना चाहती थी। हाल ही में जूलियस की जिंदगी की इकलौती खुशी अपनी फॉर्मर कॉमरेड को परेशान करने में रही है। इसमें अपने एंजॉयमेंट के लिए उसकी महंगी वाइन स्टैश पर छापा मारना भी शामिल है। आज रात कमांडर जूलियस सच में यह सुनना चाहता था कि एवेलिन ने उस बच्चे में ऐसा क्या देखा। वो जानती थी कि उस ब्रूट के हाथ से बोतल छीनना इम्पॉसिबल था। अब एवेलिन ने जवाब दिया कि थियो सिंपली एक्सपेक्टेशंस के परे है।
अपनी क्राफ्ट और टैलेंट को निखारने को लेकर उसके एटीट्यूड को देखते हुए वो सच में उसके द्वारा पढ़ाए गए बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक है। इस बात को कंसिडर करते हुए कि खुद एक्सियन भी उसके हाथों से गुजरा है, ये एक बहुत बड़ा यानी बोल्ड दावा है। एवेलिन ने अपनी बातों को घुमाया फिराया नहीं। थियो के पोटेंशियल को देखते हुए वो कॉन्फिडेंटली कह सकती थी कि वो यंग मास्टर एक्सियन से भी कहीं आगे है। उसने सिंसियरली यानी सच्चाई से इंसिस्ट किया कि वो सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रही है। खैर, जूलियस ने हमेशा टैलेंट पहचानने वाली उसकी आंखों पर भरोसा किया है। आखिरकार उसके पास 2 आंखें थीं, जबकि उसके पास सिर्फ एक। जूलियस ने अंदाजा लगाया कि एक इंसान रातों रात इतना ड्रास्टिकली यानी बुरी तरह नहीं बदल सकता। इसलिए थियो के केस के लिए सबसे रीजनेबल यानी तार्किक एक्सप्लेनेशन यही थी कि उस बच्चे ने किसी वजह से इतने समय तक अपनी ताकत छिपा कर रखी थी। एडमिटेडली मानना पड़ेगा, यह विश्वास करना अजीब था कि कोई इतने लंबे समय तक ऐसा करेगा सिर्फ इसलिए कि अचानक उसे अब दिखाना शुरू कर दे। एक ट्रेनर के तौर पर एवेलिन का मानना है कि अपने कदमों में जल्दबाजी करने से इंसान का गिरना तय है, लेकिन उसने थियो में जो देखा वो अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसका पीछा कर रही हो, जैसे वो डर के मारे खुद को पुश कर रहा हो। यही वजह है कि वो उसकी स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी में उसकी अटेंडेंस को लेकर वरिड है। जूलियस ने वाइन की बोतल खत्म की और असर्टन किया कि वो एक्सियन ब्रैट सच में चिंता के लायक था। वही था जिसने सजेस्ट किया था कि सेफ्टी के लिए एवेलिन को बस उस बच्चे का पीछा करना चाहिए। कमांडर जूलियस को लग रहा है कि बैंक्वेट में कुछ होगा। ये एवेलिन की चिंता से अलग हो सकता है, लेकिन कुछ तो डेफिनेटली होगा। खुद एक रैगनार होने के नाते वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस से जानता था कि जब खून के प्यासे भेड़ियों के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो वो एक हायरार्की एस्टैब्लिश करना शुरू कर देते हैं, जंगल का कानून। कमांडर ने टेबल पर एक यूनिफॉर्म रखी और एवेलिन से अर्ज किया कि वो थियो को एक बार फिर उसकी यूनिट ज्वाइन करने के लिए टेम्प्ट करे। सिर्फ बच्चा ही नहीं, बल्कि जूलियस भी एवेलिन को व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी में वापस चाहता था। उसने एवेलिन को गिव अप करने से इनकार किया। वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ इसलिए रिटायर हो जाए क्योंकि वो अब ड्रैगन की सवारी नहीं कर सकती। उसे वापस आना होगा और जो उसने शुरू किया था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। जूलियस स्वादिष्ट वाइन के लिए थैंक यू कहते हुए एवेलिन के क्वार्टर्स से बाहर निकल गया। उसने एक महंगी बोतल खो दी, लेकिन शायद उसे अपना पर्पस वापस मिल गया था। वापस प्रेजेंट में चमेलिया पैलेस के अंदर एवेलिन इवेंट्स को एक साथ जोड़ना शुरू कर रही थी। उसने अंदाजा लगाया कि थियो ने डेफिनेटली उसे पीछे से फॉलो करते हुए नोटिस कर लिया होगा और इस सिचुएशन को जानबूझकर ऑन पर्पस ऑर्केस्ट्रेट किया होगा। शायद उसने पहली जगह इस सिनेरियो को एम करके ही स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी ज्वाइन की थी, पूरी प्लानिंग के साथ। उसकी वरीज की शुरुआत होने की जरूरत ही नहीं थी। वो सोच रही थी कि पैलेस के रास्ते में उसे उसकी प्रेजेंस किस पॉइंट पर नोटिस हुई। थियो ने एक्चुअली कैरेज में बैठते ही अपनी मास्टर को डिस्क्रीटली उसका पीछा करते हुए सेंस कर लिया था। अपने ड्रैगन हार्ट के साथ वो अपने सराउंडिंग्स के एनर्जी परसेप्शन को अनलीश कर सकता है, जो इफेक्टिवली एक सिक्स्थ सेंस के रूप में काम करता है। एनीवे, अब जो मैटर करता है वो ये है कि उसके रिवेंज के लिए मंच सज चुका है। थियो एवेलिन की तरफ पलटा और एक्सप्लेन किया कि बैंक्वेट हॉल में ज्यादातर नोबल्स में रैगनार क्लैन के एक सक्सेसर कैंडिडेट को ब्लेटेंट डिसरिस्पेक्ट दिखाया है। उसने पूछा कि ऐसे हॉरिड क्राइम की सजा क्या है। दोषी नोबल्स लगभग उसी जगह बेहोश हो गए। उन्हें एग्जैक्टली पता था कि सजा क्या है। एवेलिन, जो हमेशा रूल्स की पक्की रही है, ने कहा कि क्लैन के लॉज पर डिपेंड करते हुए गिल्टी पार्टीज की इमीडिएट एग्जीक्यूशन एनफोर्सेबल है। थियो मुस्कुराया। उसने इसे सेटअप किया था। एवेलिन ने इसे परफेक्टली फिनिश ऑफ कर दिया। एक मैग्नैनिमस आदमी की तरह एक्टिंग करते हुए थियो ने असर्ट किया कि ऑफेंडर्स बस बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपनी अवेकनिंग सेरेमनी भी पूरी नहीं की है। पाप को माफ करने के लिए वो हर क्रिमिनल का सिर्फ एक हाथ लेकर ही सेटिस्फाइड होगा। जान बख्श दी, बस हाथ चाहिए। एवेलिन ने क्विकली एक्ट किया। वो स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी के उन ब्रैटी पैनिकिंग नोबल्स पर टारगेट की हुई एक अनस्टॉपेबल स्लाइसिंग मशीन थी। बायरन क्लैन के दूसरे बेटे ने रास्ते से हटने की कोशिश की, सिर्फ अपना दाहिना हाथ कटवाने के लिए। रेड एंड व्हाइट मर्सनरी कॉर का पहला बेटा एगनी दर्द से चीखा जैसे ही उसके ठूंठ से खून की धार फूटी। सेरीज मर्चेंट गिल्ड की चौथी बेटी का नाजुक हाथ भी नहीं बख्शा गया। क्लार्क क्लैन के तीसरे बेटे ने भागने की कोशिश की, लेकिन एवेलिन से तेज भागना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। जब हार्वर्ड क्लैन की पहली बेटी को एक हाथ वाली स्टम्पी में बदल दिया गया, तो थियो की क्वेस्ट 79% कंप्लीशन तक पहुंच चुकी थी। एक पैथेटिक नोबल रिंगता हुआ एक्सियन
या उसके करीबियों के लिए एक्स की तरफ मदद की भीख मांगने के लिए गया। एक्स ने बस अपने भाई के शब्दों को दोहराया। वो बीच बचार नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बस ग्रीटिंग का एक और रूप था। उस रेंगते हुए नोबल ने अपनी पेरिफेरी में एक ब्लेड की चमक देखी और फिर उसका हाथ सफाई से काट दिया गया। उसका खून एक्सियन के कपड़ों को लगभग रंग ही चुका था। जैसे ही पेरेंट फैमिली का पहला बेटा दर्द से तड़पते हुए मुड़ा, एक्स ने अपनी फॉर्मर ट्रेनर की तरफ देखा। एवलिन ने बड़ी ही बेपरवाही से उसकी नजरों से नजरें मिलाईं और हामी भरी। गुरु तो गुरु ही होता है। एक्स ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो अपनी फॉर्मर ट्रेनर से इतने भयानक नजारे के बीच मिलेगा। एवलिन ने अपनी ब्लेड से सल्यूट किया। एक्सियन ने खून से सने बैंक्वेट हॉल का मुआयना किया और असर्टेन किया कि एवलिन ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया है जिन्होंने ब्लड लाइन को लेकर सीधे तौर पर कमेंट्स किए थे। थियो ने इसे कुछ इस तरह सेट किया था कि एक साथी सक्सेसर कैंडिडेट होने के नाते भी एक्सियन के पास इस कत्लेआम को रोकने की अथॉरिटी नहीं होगी। एवलिन को थियो के ऑर्डर्स पर 14 लोगों के दाहिने हाथ काटने में सिर्फ कुछ ही मिनट लगे। जहां तक उनकी स्टेटस की बात है, वे अभी भी तुरंत अपना हाथ किसी प्रीस्ट या हीलर के पास ले जाकर उन्हें वापस जुड़वा सकते हैं, लेकिन तलवारबाजों के रूप में उनकी जिंदगियां अब बिल्कुल अलग मैटर होंगी। हाथ तो जुड़ जाएंगे, पर तलवार कैसे उठाओगे? सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। एक्सियन इस बात में ज्यादा इंटरेस्टेड था कि थियो ने रेमिंगटन और एवेलिन को अपनी तरफ कैसे कर लिया। रोज पैलेस का इम्बेसिल थियो रैग्नार अब किसी खौफनाक चीज में इवॉल्व हो चुका था। वो साइको और एक्सियन खुशी से झूम उठा। वो सच में इस भाई को अपने पैरों तले कुचलना चाहता था। चूंकि उसने वो सब खत्म कर लिया था जिसके लिए वो आया था, थियो ने एवेलिन और रेमिंगटन को वहां से निकलने के लिए बुलाया। बाकी बचे नोबल्स की डरी हुई नजरें थियो पर टिकी हुई थीं, जबकि वे धीरे धीरे महल से बाहर निकल रहे थे। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों में घूरा। उन्हें एक भी शब्द कहने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जाने से पहले थियो ने एक्सियन का हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी जोर से पकड़ा कि उसके भाई के सूट में सिलवटें पड़ गईं। एक पल के बाद थियो ने हाथ छोड़ दिया और अलविदा करते हुए हाथ हिलाया, एक्सियन को बताते हुए कि इस खूनी बैंक्वेट में उसे बहुत मजा आया। रैग्नार के इम्बेसिल टाइटल से भागने की फाइनल ट्यूटोरियल क्वेस्ट अंत में पूरी हो चुकी थी। एक्सियन गुस्से से उबल रहा था। वो उसी वक्त कोई कदम उठाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि ये समझदारी नहीं होगी। उस साइको ने अपने ही घर के बाहर चीजों को तोड़ फोड़ कर और पूरी ताकत से थियो का नाम चिल्लाकर अपना गुस्सा निकाला। आज रात नींद नहीं आएगी। सारी ट्यूटोरियल क्वेस्ट्स खत्म होने के बाद अब कोई भी थियो को परिवार का इम्बेसिल कहने की हिम्मत नहीं करेगा। ट्यूटोरियल खत्म हो चुका है, लेकिन उसका असली इंतकाम तो बस अभी शुरू ही हो रहा है। पब्लिक परसेप्शन यानी जनता की धारणा को लिटरली बदलने के लिए उसका रिवॉर्ड एक एक्सपीरियंस एलिक्सिर था। एक ऐसा टॉनिक जो अगर यूजर लेवल 30 से नीचे है तो इंस्टेंटली यानी तुरंत उसका लेवल 5 बढ़ा देता है। एक तीर से 2 निशाने। इस खून खराबे की खबर तेजी से दूसरे महलों के कानों तक पहुंच गई। कोई भी ये सुनकर शॉक में आ जाएगा कि एक्सियन की प्रेस्टीजियस स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी को लिटरली और फिगरेटिवली यानी अक्षरशः और प्रतीकात्मक रूप से अंग अंग यानी लिम्ब फ्रॉम लिम्ब फाड़ दिया गया था। जहां तक थियो की बात है, उन नोबल्स पर अपना दबदबा दिखाने के बाद वो बहुत ही सेलिब्रेटरी मूड में था। उसके सबॉर्डिनेट्स ने उसके इस फ्लैशी और गोरी हाई सोसाइटी डेब्यू का जश्न मनाने के लिए उसे एक पब में ले गए। उसके फॉलोअर्स में से हर कोई वहां मौजूद था, यहां तक कि एवेलिन भी कुछ ड्रिंक्स लेने के लिए वहां रुकी। वो सोच रहा था कि जिस आदमी को वे इम्बेसिल कहना पसंद करते थे, उसके हाथों इस तरह हारने के बाद स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी कैसा महसूस कर रही होगी। कैमेलिया पैलेस के अंदर एमाइल रैग्नार डिसबिलीफ में है ये जानकर कि न केवल उन्होंने एमसी को उसके एक्शंस के लिए जस्टिफिकेशन दे दिया, बल्कि उसने एक्सियन के सामने ही सबके हाथ काट दिए। एक्सियन पॉजिटिवली जवाब देता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेटेड फील करती है क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। उसे याद आता है कि उसने पहले ही एक्सियन को वार्निंग दी थी कि चीज़ों को इतने हल्के में ना लें। उसे ये सुनकर डिसअपॉइंटमेंट होती है कि उन्होंने बस उसे प्रेशर डालकर सबमिशन में लाने की कोशिश नहीं की, बल्कि हमारे लड़के को वाइल्ड जाने की पूरी अथॉरिटी दे दी। एक्सियन खुद को डिफेंड करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि एक बार थियो को रिकॉग्निशन मिल गई तो रोज पैलेस को कॉन्कर करना मुश्किल हो जाएगा
और उसे अश्योर करता है कि वो चिंता ना करे। हालांकि वो उससे कहती है कि वो अपने एक्शंस पर रिफ्लेक्ट करे और उसकी कोई भी बात आगे सुनने को राजी नहीं होती। वो उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करती है, जिसकी वजह से उनका ग्रेट प्लान लगभग रुइन हो ही गया था। एक्सियन उसकी बात मानने का फैसला करता है और वहां से चला जाता है। एमाइल सोचती है कि एक्सियन इतना ऑब्नॉक्शियस होने के लिए किस पर गया है। एड ट्रोविन जवाब देता है कि एक्सियन बिल्कुल उसी यानी एमाइल पर गया है जब वो यंग थी। वो मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए वो माफी मांगता है और उसे अश्योर करता है कि शायद इस इंसिडेंट को लेकर इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो एक्सप्लेन करता है कि रोज पैलेस क्लैन हेड के हार्म का हिस्सा रहा है, इसलिए इसकी ओनरशिप हासिल करना बहुत मुश्किल है। भले ही ये क्लैन लीडर के इंटरेस्ट से बाहर है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहां मामूली लोग इकट्ठे होते हैं, फिर भी इसे खुद क्लैन लीडर का सपोर्ट हासिल है। वो अपना प्लान शेयर करता है कि उन्हें सिर्फ जस्टिफिकेशन की जरूरत थी, और थैंकफुली चूंकि हमारे लड़के थियो ने स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी की मीटिंग के स्केल पर केओस क्रिएट कर दिया है, वो धीरे धीरे रोज पैलेस का रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। इस इंसिडेंट को जस्टिफिकेशन के तौर पर इस्तेमाल करके वे एमसी को लीगल प्रोसीजर्स के जरिए सप्रेस कर सकते हैं। एमाइल ये सुनकर स्पीचलेस रह जाती है और कॉन्टेम्पलेट करती है कि थियो स्ट्रॉन्गर हो जाए, तो उसे डरने की वजह ये थी कि उसे डर था कि अगर क्लैन लीडर ने रोज पैलेस पर ज्यादा फोकस किया तो थियो का पावर और इन्फ्लुएंस समय के साथ एक्सपैंड हो जाएगा। हालांकि धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होते थियो को इस्तेमाल करके उसे रियलाइज होता है कि कैमेलिया पैलेस उसे लीगल प्रोसीजर्स के जरिए सप्रेस कर सकता है और रोज पैलेस के पास ट्रोविन्स के सामने झुकने के अलावा कोई और चारा नहीं बचेगा। उसे विश्वास हो जाता है कि ये प्लान एक्चुअली काम कर सकता है और वो एड से पूछती है कि प्रिपेयर करने में कितना समय लगेगा। वो आदमी उसे अश्योर करता है कि सारी प्रिपरेशंस पहले ही खत्म हो चुकी हैं और कल सुबह जब वो उठेगी तो उसे कुछ ग्रेट न्यूज़ सुनने को मिलेगी। वो उसे कंफर्ट करता है और एमाइल से कहता है कि वो एक अच्छा बाथ एंजॉय करे और रात में चैन की नींद सोए। ये शेयर करते हुए कि उसने उसके लिए साउथ एक्रान वोल्केनिक रीजन से एक एरोमेटिक कैंडल प्रिपेयर की है। एमाइल अपने बड़े भाई पर डिपेंड करने का फैसला करती है और अपना ग्रैटिट्यूड शो करती है। मीनवाइल एक टैवर्न के अंदर रेमिंगटन एक्सप्रेस करता है कि वो कितना शॉक्ड था और कहता है कि उसे नहीं पता था कि थियो उसकी इतनी परवाह करता है। हमारा लड़का समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है और उसे सिर्फ ऑरेंज जूस पीकर ड्रंक एक्ट करते हुए देखना बहुत फनी लगता है। रेमिंगटन कहता है कि खुद पर डायरेक्ट की गई इंसल्ट्स को एंड्योर करने के बावजूद थियो ने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया और अपने दोस्त के लिए स्टैंड लिया। जैसे ही रेमिंगटन की इंसल्ट होना शुरू हुई, उसे एम्बैरेसमेंट फील होती है और वो कुछ ना कर पाने का रिग्रेट करता है। रेमिंगटन एमसी की तरफ देखता है और सरप्राइज फील करता है कि थियो उन समयों को एंड्योर करता रहा जब हर कोई उसे नीचा दिखाता था और उसे एक अनटैलेंटेड यूजलेस चाइल्ड समझता था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी और स्ट्रॉन्गर बन गया। यहां तक कि उन ओपोनेंट्स के खिलाफ भी जिनके खिलाफ उसके जीतने का स्लाइट चांस भी नहीं है, उसने कैमेलिया पैलेस के खिलाफ अपनी बैटल जीतने की स्ट्रॉन्ग विल पावर दिखाई, जिसे कोई डिफाई नहीं करता। रेमिंगटन रिकॉग्नाइज करता है कि थियो के पास बिना किसी हेजिटेशन के अपनी स्वॉर्ड वील्ड करने का करेज है और थियो ने वो सब सिर्फ उसके लिए किया। थियो का दोस्त भावुक होने लगता है और उसे रियलाइज होता है कि रेमिंगटन ने सिचुएशन को बहुत ज्यादा ग्रेटली मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। वो गाय उठता है और हमारे एमसी से कहता है कि अपने क्लैन के ऑर्डर्स के बावजूद वो एक डिफरेंट आइडिया फॉलो करना चाहता है और शेयर करता है कि वो थियो को फॉलो करने की विश रखता है। उन दोनों को ऑब्जर्व कर रहे लोग चीयरिंग करने लगते हैं और एमसी और उसके दोस्त को अमेजिंग बुलाते हैं। थियो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने की कोशिश करता है, लेकिन एवेलिन टेलीपैथिकली उससे कहती है कि वो बस अपने दोस्त को वैसा ही रहने दे। वो उसे नोटिस करता है और वो शेयर करती है कि ये कोई बुरी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और हर कोई शायद हमारे लड़के के साथ घुलने मिलने का इरादा रखता है। ये सुनकर वो मुस्कुराने लगता है, लेकिन समझता है कि वो कोई स्पेशल नहीं है क्योंकि उसकी सारी पावर्स स्टेटस विंडो की बदौलत हैं। वो अपने खुद के स्टैट्स की तरफ देखता है और रियलाइज करता है कि उसने जो कुछ भी गेन किया है वो स्टेटस विंडो की बदौलत है। उसे याद आता है कि शुरुआत में उसने अज्यूम किया था कि ये उसके खुद के रिग्रेट्स का एक फ्रैगमेंट है। हालांकि ये देखकर कि ये कितना डिटेल्ड है, उसे रियलाइज होता है कि स्टेटस विंडो कुछ और ही है। उसे डेजा वू का एक वेग सेंस फील होता है, लेकिन वो इसकी परवाह ना करने का फैसला करता है क्योंकि ये उसे इंप्रूव करने में हेल्प कर रहा है। स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी इंसिडेंट खत्म होने के बाद एमसी नोटिस करता है कि उसका लेवल बढ़ गया है।
जब भी कोई लेवल अप होता है सिस्टम उसे पॉइंट्स देता है जिनका इस्तेमाल वो अपने स्टैट्स बढ़ाने के लिए कर सकता है। थियो समझता है कि वो अपनी एबिलिटीज को जैसे चाहे वैसे इंक्रीज कर सकता है और उस शाइनिंग फ्यूचर से डरा हुआ फील करता है जो एक ऐसे इंसान जिसके पास इतना पोटेंशियल है लेकर आएगा। एवेलिन उसकी इस ईविल स्माइल को देखती है और कंसर्न्ड हो जाती है। थियो फैसला करता है कि वो पहले कैमिलिया पैलेस के काउंटर अटैक के लिए तैयारी करेगा और रेमिंगटन से पूछता है कि क्या वो हमारे लड़के की किसी चीज में मदद करने के लिए तैयार है। उसका दोस्त उसे अश्योर करता है कि वो कुछ भी मांग सकता है। इतने फ्रेंडली तरीके से रेमी पुकारे जाने पर वो थोड़ा सरप्राइज्ड होता है। थियो कुछ निकालता है और रेमी को देते हुए शेयर करता है कि उसके और एक्सियन के बीच थ्रोन के लिए जंग जल्द ही शुरू होने वाली है, इसलिए उसे तैयारी में मदद की जरूरत है जब सही समय आएगा। रेमी चुप हो जाता है, ये याद करते हुए कि अपनी पास्ट लाइफ में रेमिंगटन नार्सियो क्लैन का हेड बन गया था और क्लैन की फोर्सेस इतनी पावरफुल हो गई थीं कि वो रैग्नार का सामना कर सके। एमसी रियलाइज करता है कि रेमी को अपनी तरफ खींचने की ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए कितनी वैल्यूएबल है। वो रेमिंगटन को एक कागज का टुकड़ा देता है और वो गाय उसे अश्योर करता है कि चूंकि उसने पहले ही हमारे लड़के के प्रति लॉयल्टी की कसम खा ली है, वो मदद करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगा। जान दे देंगे इसके लिए क्या बात कर रहे हो आप? All right, maybe not literally dying yet, but full loyalty. थियो अपना ग्रैटिट्यूड शो करता है और अचानक कोई टैवर्न में थियो का नाम चिल्लाते हुए घुस आता है। हर कोई सरप्राइज रह जाता है जब कुछ नाइट्स अंदर घुसते हैं और अनाउंस करते हैं कि कानून की तलवार के तहत थियो को असॉल्ट, थ्रेट और इंटिमिडेशन के आरोप में अरेस्ट किया जाता है। एवेलिन इसे कंप्लीट बुलशिट बताती है, लेकिन हमारा लड़का उसे शांत होने को कहता है और अरेस्ट वारंट देखने के लिए आगे बढ़ता है। वो नोटिस करता है कि ये असली है और इसकी स्याही अभी सूखी भी नहीं है, जो दिखाता है कि उसके दुश्मन कितनी जल्दी में थे। वो बिना लड़े जाने का फैसला करता है और वे जल्दी से हमारे लड़के को हथकड़ी लगा देते हैं। जैसे ही उसे ले जाया जा रहा होता है, वो अपने दोस्तों की तरफ मुस्कुराता है क्योंकि उसे भरोसा है कि उसकी गैर मौजूदगी में वे सब कुछ संभाल लेंगे। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। रेमिंगटन और एवेलिन पूरी तरह शॉक में है। रेमी अपना सारा फोकस उस पेपर पर लगाता है जो थियो ने उसे दिया था। थियो के अरेस्ट होने की खबर रोज पैलेस तक पहुंच जाती है और थियो की मां सिसिलिया ये सुनकर सन्न रह जाती है कि उसके बेटे को ट्राइब्यूनल ले जाया जा रहा है और वो शौक में घुटनों के बल गिर पड़ती है। उसका सर्वेंट कंसर्न्ड हो जाता है, लेकिन वो उसे अश्योर करती है कि वो ठीक है और सवाल करती है कि उसके बेटे को क्यों ले जाया गया। वो रिवील करता है कि ये स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी की वजह से है और उसके बेटे पर रिबेलियन भड़काने का इल्जाम लगाया जा रहा है। वो सरप्राइज हो जाती है और पूछती है कि क्या उसके बेटे को ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा। उसके सर्वेंट का मानना है कि थियो इतनी आसानी से ऐसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि उसने स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी को तबाह कर दिया है। सिसिलिया को ये उम्मीद नहीं थी कि उसके बेटे के इनवाइट होने से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, लेकिन उसे विश्वास है कि उसका बेटा डेफिनेटली इस सब से बाहर निकल आएगा क्योंकि वो वैसा ही बच्चा है। सिसिलिया दुआ करती है कि वो सेफली वापस आ जाए। मीनवाइल एक कैरेज के अंदर जब एमसी को ट्राइब्यूनल ले जाया जा रहा होता है, वे अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं और उसे याद आता है कि इस जगह को देखे हुए काफी समय हो गया है। चूंकि थियो ने स्केल्ड ड्रैगन सोसाइटी को पूरी तरह से मिटा दिया है, वो समझता है कि उसे कोई साधारण सजा नहीं मिलेगी और शायद उसे अपने एक्शंस के लिए ट्रायल का सामना करना पड़ेगा। वो समझता है कि चूंकि वो रैग्नार का सक्सेसर है, वे उसके सक्सेसर के रूप में उसकी क्वालिफिकेशंस पर सवाल उठाएंगे। नाइट्स उसे उतरने का ऑर्डर देते हैं और जैसे ही वो चलता है, उसे रियलाइज होता है कि उसके दुश्मन उसे पूरी तरह से कुचलना चाहते हैं, लेकिन वो मुस्कुराता है क्योंकि सब कुछ बिल्कुल उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। नाइट्स अनाउंस करते हैं कि कैदी थियो को एस्कॉर्ट कर लिया गया है और उन्हें उसे अंदर लाने की परमिशन मिल जाती है। एमसी सोचता है कि अब तक उसने जो कुछ भी प्रिपेयर किया है, अगर वो उसे बाहर निकालना चाहता है तो वो इसे इतने बड़े मैग्नीट्यूड के स्टेज पर करना चाहता है। वो कुछ अमेजिंग फिगर्स के सामने खड़ा होता है और उन सबको एक कमरे में इकट्ठा देखकर थोड़ा एंग्शियस हो जाता है। वो व्हाइट आर्मर्ड ड्रैगन कैवलरी के डीमन ड्रैगन कैप्टन जूलियस रैग्नार और रैग्नार की रक्षा करने वाले 9 ड्रैगन्स में से 4 स्काई ड्रैगन एड ट्रोवन को देखता है।
एमसी एडमिट करता है कि वो अपनी प्रीवियस लाइफ में ये सब देखकर बुरी तरह ओवरवेल्म्ड हो गया होता, जैसे ही वो नोटिस करता है कि प्लम ब्लॉसम पेरिस की स्वॉर्ड ड्रैगन लेडी ओसा रैग्नार और एल्डर ड्रैगन हेड काउंसलर वुल्फगैंग रैग्नार भी वहां इकट्ठे हुए हैं। वुल्फगैंग हमारे लड़के को देखता है और एमसी को याद आता है कि काफी वक्त हो गया है। उसे इस जगह पर वुल्फगैंग को देखने की उम्मीद नहीं थी। हमारा लड़का समझता है कि वुल्फगैंग ब्लड लाइन्स की बहुत वैल्यू करता है, तो उसके लिए हमारे लड़के जैसा हाफ ब्लडेड इललेजिटिमेट चाइल्ड पूरी तरह से घिनौना लगता होगा। और वो नोटिस करता है कि वुल्फगैंग इसे छिपाने की कोशिश भी नहीं करता। वो आदमी हमारे लड़के से पूछता है कि क्या वो इस फैक्ट से अवेयर है कि उसे अपने क्राइम्स का जवाब देने के लिए समन किया गया है। वो हमारे लड़के को बताना जारी रखता है कि बायरन क्लैन, सीरियस मर्चेंट गिल्ड, रेड एंड व्हाइट मर्सनरी कॉर और यहां तक कि हेमावी क्लैन भी उसकी फूलिश एक्शंस की वजह से मेन फैमिली से अपने नाते तोड़ रहे हैं। वुल्फगैंग गुस्से में आ जाता है और उसे बास्टर्ड कहता है, ये सवाल करते हुए कि क्या वो उस डैमेज को बर्दाश्त कर सकता है जो उसने किया है। वो ये क्लियर कर देता है कि हमारे लड़के को रागनार के सम्मान को मिट्टी में मिलाने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। थियो उसकी बात से अग्री करता है और एडमिट करता है कि वो सच में बहुत ज्यादा केयरलेस था। उसे उनके सिर्फ हाथ पैर नहीं बल्कि उनके सिर काट देने चाहिए थे। हर कोई शॉक में रह जाता है, लेकिन एमसी उन्हें बताना जारी रखता है कि बाकी सभी क्लैन्स उनके सब्जेक्ट हैं। वो कहता है कि लॉर्ड ने उन्हें जमीन और सम्मान दिया है और सब्जेक्ट्स वे हैं जिन्हें रागनार को अपनी लॉयल्टी और जिंदगी ऑफर करनी चाहिए। यही शिवलरी का तरीका है और ये जानने के बावजूद उन्होंने अपने लॉर्ड को डिफाई किया। एमसी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाता है और कहता है कि अगर उसे उनके इस इंसोलेंट बिहेवियर के बारे में पता होता तो उसने इसके बजाय उनके सिर काट दिए होते। और वुल्फगैंग से कहता है कि शिवलरी के प्रिंसिपल्स को रिस्टोर करने के लिए उन्हें पनिश किया जाना चाहिए। वो कहता है कि वो बस हाथ पर हाथ धरे ये नहीं देख सकता था कि रागनार का वो सम्मान जिसे सदियों से मेंटेन किया गया है उसे कुचला जाए। हर कोई शॉक में रह जाता है, जबकि जूलियस हमारे लड़के को इम्प्रेसिव बुलाता है और एक्सपेक्ट करता है कि जस्टिफिकेशन के बाद उसे कोई नॉर्मल सजा ही दी जाएगी। वुल्फगैंग सोचता है कि एमसी उनकी कुतर्क से उनका मजाक उड़ा रहा है, लेकिन ओसा रागनार उसके ओपिनियन को समझती है और एडमिट करती है कि थियो सही कह रहा है। वुल्फगैंग उसे उसकी साइड लेते देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। ओसा एक्सप्लेन करती है कि रागनार स्ट्रांग जरूर है, लेकिन ये ट्रूली ग्रेट नहीं है, इसलिए उन्हें अपने वैसल्स और नाइट्स की आवाज सुननी चाहिए, वरना उनका क्लैन यकीनन गिर जाएगा, क्योंकि उसका मानना है कि वे सिर्फ ताकत के बल पर दुनिया पर राज नहीं कर सकते। वो उसे समझता है और इस बात को ध्यान में रखने का फैसला करता है। एमसी ऑब्जर्व करता है कि क्लैन हेड की पहली पत्नी, जो नॉर्थ की सबसे बेहतरीन स्वॉर्ड्समैन है, फॉर्चुनेटली उसकी साइड ले रही है और उसके प्रति हॉस्टाइल नहीं है। वो उसके एक्शंस से सरप्राइज्ड है और समझ नहीं पा रहा है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। ओसा उम्मीद करती है कि हमारा लड़का समझेगा कि उसे जो सजा मिलने वाली है वो जस्टिफाइड है। सजा के बारे में पूछता है और वुल्फगैंग उसे बताता है कि उसे 3 महीने का प्रोबेशन मिलेगा। थियो अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की अपनी इच्छा शेयर करता है, जिसे वुल्फगैंग को गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि हमारा लड़का जबान लड़ा रहा है। लेकिन ओसा उसकी बातों को कंसिडरेशन में लेने का फैसला करती है और हमारे लड़के को अगले साल की अवेकनिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दे देती है। एड का मानना है कि ये पहले ही डिसाइड हो चुका है कि जिन बच्चों को सीओ ने इंजर्ड किया है वे अगले साल पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन डीमन ड्रैगन के इंटरफेरेंस की बदौलत हमारे लड़के को हल्की सजा मिली। एड अपने प्लान्स के रिजल्ट्स से सैटिस्फाइड है और जानता है कि अवेकनिंग सेरेमनी में देरी रैग्नार के अंदर डिसऑनर लाती है, और चूंकि एमसी ही रोज पैलेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए ऐसा डिसऑनर उठाना चमीलिया पैलेस को आगे बढ़कर रोज पैलेस पर कब्जा करने का मौका देगा। वो मुस्कुराने लगता है और मानता है कि जैसे ही उसका प्लान मोशन में आएगा, हमारा लड़का इसके बारे में कुछ नहीं कर पाएगा और उसके पास हार मानने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। एड जानता है कि अगर थियो अपील करने का फैसला करता है तो वो मारा जाएगा, लेकिन एड को लगता है कि हमारा लड़का इतना फूलिश नहीं है। एमसी अनाउंस करता है कि वो अपील करना चाहता है, जिससे न सिर्फ एड बल्कि वहां मौजूद बाकी सब भी सरप्राइज हो जाते हैं। एड खुद को मुस्कुराने से रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो एमसी को एक बहुत बड़ा बेवकूफ कहता है, क्योंकि उसके अहंकार की कोई लिमिट नहीं है। एड खुश लग रहा है कि चीजें उसके लिए आसान होती जा रही हैं। जूलियस सवाल करता है कि क्या हमारे लड़के को पता है कि अपील करने का मतलब क्या होता है।
वो पॉजिटिवली जवाब देता है और समझता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ 3 महीने के प्रोबेशन से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसलिए डीमन ड्रैगन ने डेफिनेटली कोई जुगाड़ लगाया है। लेकिन वो अपने प्लान को फॉलो करने का फैसला करता है और उन्हें बताता है कि स्ट्रॉन्ग और प्राउड रैग्नार में अपील करने का मतलब जंग है। फियो अपनी कलाई पर एक थप्पड़ तक खाने का प्लान नहीं बना रहा है और कहता है कि आखिर में सिर्फ ताकतवर ही सच बोलते हैं। उसे लगता है कि उसके एक्शंस के लिए उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जो हर किसी को स्पीचलेस कर देता है। मीनवाइल सीरीज मर्चेंट गिल्ड की हिडन नॉर्दर्न ब्रांच में, जहां सब कुछ आग की लपटों में घिरा है, एवलिन आखिरी बचे हुए आदमी से लड़ रही है। रेमिंगटन रियलाइज करता है कि ठीक जैसा एमसी ने कहा था, वे यहीं छिपे हुए थे। रेमी और एवलिन को उस जगह को तबाह करने के बाद कुछ मिलता है। ट्रायल में एड की आंखें खुशी से चमक उठती हैं, क्योंकि वो देखता है कि ट्रोवन चमीलिया पैलेस का काम अब तमाम हो चुका है। जब एमसी उन सभी इंपॉर्टेंट फिगर्स के सामने खड़ा होता है, वुल्फ गैंग सवाल करता है कि क्या वो उस इशू को, जिसे 3 महीने इंतजार करके आसानी से रिजॉल्व किया जा सकता है, एक जंग में बदलना चाहता है। वुल्फ गैंग इसे अहंकार कहता है और पूछता है कि क्या हमारे लड़के को इतना कॉन्फिडेंस है कि वो अकेले 15 क्लैंस की फोर्सेस का सामना कर सकता है। फियो कहता है कि ये कुछ ऐसा है जिसे उसे हैंडल करने की जरूरत है, क्योंकि उनके केस में पावर का डिफरेंस बहुत बड़ा है। उसे लगता है कि प्रॉक्सी बैटल्स के जरिए अपील्स होना एक नॉर्मल चीज है। एमसी समझता है कि अपील करने का मतलब विनर और लूजर का फैसला एक बैटल के जरिए करना है। हालांकि अगर पावर में शेयर डिफरेंस की वजह से जंग जीतना कंप्लीटली इम्पॉसिबल हो, तो हर फोर्स को अपना एक रिप्रेजेंटेटिव भेजने की इजाजत होती है और विनर का फैसला एक 1v1 स्वॉर्ड बैटल के बाद होता है। इस तरह से एक प्रॉक्सी बैटल होती है, जिसका मतलब है कि हमारा लड़का खुद को रिप्रेजेंट करेगा। जबकि इस बात के हाई चांस हैं कि प्लेंटिफ का रिप्रेजेंटेटिव एक्सियन होने वाला है, जूलियस समझता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गारंटीड है कि एमसी हार जाएगा। वो सवाल करता है कि क्या थियो के दिमाग में कोई प्लान है, और सोचता है कि अगर हमारे लड़के को लगता है कि कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आगे आएगा तो वो डिसअपॉइंट होगा। थियो रूल्स के मुताबिक ही 1 हफ्ते में एक प्रॉक्सी बैटल करने की रिक्वेस्ट करता है। एड को लगता है कि वो हमारे लड़के का प्लान समझ सकता है और समझता है कि वो जूलियस या ईवलिन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने का प्लान कर रहा है, लेकिन कोई भी उसकी बात से अग्री नहीं करने वाला है, इसलिए उसे पर्सनली लड़ना होगा। एड एमसी को खत्म करके उसकी औकात याद दिलाने के लिए एक्सियन को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेजने का फैसला करता है। एड अपने रिप्रेजेंटेटिव को अनाउंस करने का फैसला करता है, लेकिन अचानक उन सबको किसी की आवाज सुनाई देती है और वे पूरी तरह स्पीचलेस हो जाते हैं। कोई अंदर आता है और थियो के क्लेवर प्लान्स की तारीफ करता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व करता है कि जब उसने आखिरी बार हमारे लड़के को देखा था, तब से वो बहुत बदल गया है। वो क्लैन हेड काइल रैग्नार है। जैसे ही वो ट्रायल रूम में एंटर करता है, हर कोई अपनी रिस्पेक्ट शो करने के लिए झुक जाता है और एमसी भी अपने घुटनों पर बैठ जाता है और ग्रेट ड्रैगन गॉड के इनकार्नेशन को ग्रीट करता है। अचानक सिस्टम विंडो खुलती है, उसे एक नया क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए कहती है, टेक ओवर द चमेलिया पैलेस एंड अनकवर इट्स हिडन सीक्रेट्स। चमेलिया पैलेस पर कब्जा करो और इसके छिपे हुए रहस्य उजागर करो। वो नोटिस करता है कि ये उसका ट्यूटोरियल के बाद पहला क्वेस्ट है और सवाल करता है कि क्या ये उस ब्लू लाइट से रिलेटेड है जो उसने पहले देखी थी। एमसी रियलाइज करता है कि हाल ही में जो कुछ भी हो रहा था, उसकी वजह से वो इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया था और उसे याद आता है कि वहां कुछ तो था। वो सोचना बंद करता है और अपने पिता का सामना करते हुए प्रेजेंट पर फोकस करने का फैसला करता है। उसे सबसे पहले इस सिचुएशन को संभालना होगा, क्योंकि खुद किंग यहां आ गए हैं, जो कि एक इनसेन वेरिएबल है और उसके प्लान को खतरे में यानी जेपर्डाइज डाल सकता है। एमसी पूछता है कि उसके पिता के यहां आने का रीजन क्या है। काइल उसे खड़े होने के लिए कहता है और बताता है कि उसने पूरी सिचुएशन के बारे में सुना है और समझता है कि उसका बेटा एक प्रॉक्सी बैटल के जरिए अपील करने की कोशिश कर रहा है। थियो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है और उसके पिता कहते हैं कि वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसके बेटे के लिए खुद बैटल में एंटर करना डिफिकल्ट होने वाला है। वो सवाल करते हैं कि थियो प्रॉक्सी बैटल के लिए किसे अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का प्लान कर रहा है। हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि उसके पिता उसे टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कहता है कि ऐसा कोई नहीं है जो उसकी जगह ले सके, इसलिए वो नेचुरली खुद ही आगे आने और अपील के लिए अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव बनने के बारे में सोच रहा है। उसके पिता का मानना है कि उनका बेटा हार जाएगा
लेकिन थियो सोचता है कि उन्हें उसे बिना ट्राई करने दिए ऐसे कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। एमसी अपने चैलेंजेस का सामना करने और किसी के सामने अपनी मर्जी से ना झुकने के लिए डिटर्मिन्ड हो जाता है। ये सब सुनने के बाद किंग जोर जोर से हंसने लगते हैं और ट्रायल के बाकी मेंबर से पूछते हैं कि क्या उन्होंने सुना कि उनका बेटा किस बारे में बात कर रहा है। किंग हमारे लड़के के किसी के भी सामने खुद को नीचा ना करने के एटीट्यूड से इंप्रेस हो जाते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं कि रैग्नार्स को डिस्क्राइब करने का यही सबसे बेहतरीन तरीका है। किंग अपने बेटे के इतने अमेजिंग एटीट्यूड के लिए अपने बेटे की तारीफ करते हैं। हमारा लड़का ग्रेटफुल फील करता है और मुस्कुराने लगता है क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक हो रहा है। उसे याद आता है कि प्रॉक्सी बैटल तो बस एक चारा है और चूंकि उसे लड़ना नहीं है, इसलिए बिना किसी झिझक के ऐसे शब्द कहना उसे अमेजिंग फील कराता है। उसे वो काम याद आता है जो उसने अपने दोस्तों रेमी और ईवलिन से रिक्वेस्ट किया था और वो समझता है कि जल्द ही उसके हाथ चमेलिया पैलेस की देशद्रोह वाली साजिश के सबूत लग जाएंगे जो बिना लड़े ही उसकी जीत को एब्सोल्यूट बना देंगे। किंग अपने बेटे को एक अपॉर्चुनिटी देने का फैसला करते हैं और रैग्नार के मास्टर के रूप में काइल कहते हैं कि वो हमारे लड़के के खिलाफ एक सिंगल स्ट्राइक टेस्ट करना चाहते हैं। थियो शॉक रह जाता है जब उसके पिता उससे ट्रायल के बारे में भूल जाने को कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर एमसी उनका एक बार सह गया तो वो बिना किसी पनिशमेंट के उसके सारे चार्जेस क्लियर कर देंगे। किंग थियो को बाहर आने के लिए कहते हैं, लेकिन एड चिल्लाना शुरू कर देता है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि हमारे लड़के के खिलाफ एक सिंगल स्ट्राइक टेस्ट करने का मतलब है कि किंग उसे अप्रूव करते हैं, जिसका मतलब है कि अगर किसी भी चांस से थियो उस सिंगल स्ट्राइक को सह गया तो उसे खुद क्लैन हेड का अप्रूवल मिल जाएगा। एड श्योर है कि एमसी इसे सह नहीं पाएगा, लेकिन जस्ट इन केस वो किसी तरह ऐसा कर लेता है, एड ऑब्जेक्ट करने का फैसला करता है और एमसी को किंग की नज़रों में फेवरेबल दिखने से रोकने की कोशिश करता है। वो सवाल करता है कि वैसल्स और बैनरमैन की क्लैन लीडर के बेटे के खून पर कमेंट करने की हिम्मत कैसे हुई, और प्रॉक्सी बैटल के रूल्स के बारे में बात करना जारी रखता है। लेकिन काइल रैग्नार उसे चुप रहने को कहते हैं और ये क्लियर कर देते हैं कि अगर कोई वैसल रैग्नार्स के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है तो उन्हें बस उसे रास्ते से हटा देना चाहिए। बाप के सामने किसी की नहीं चलती। एड के पास क्लैन लीडर को फॉलो करने के अलावा कोई चारा नहीं है और काइल पूछते हैं कि क्या जूलियस को कुछ कहना है, क्योंकि वो काफी देर से गिगलिंग कर रहा है। डीमन ड्रैगन कहता है कि वो बस किंग को इतने लंबे समय बाद इंटरेस्ट दिखाते हुए देखकर सरप्राइज्ड है। काइल रैग्नार पॉइंट पर आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं कि क्या वो ये करने के लिए विलिंग है। हमारा लड़का समझता है कि चीज़ों ने एक बहुत बड़ा टर्न ले लिया है और भले ही वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो मुस्कुराता है और चैलेंज एक्सेप्ट करने का फैसला करता है। एमसी बोलता है और क्लैन लीडर से कहता है कि ये उसके लिए बहुत भारी है, क्योंकि खुद क्लैन लीडर की एक सिंगल स्ट्राइक को वैसल्स और बैनरमैन के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर से कंपेयर करना बेतुका है। किंग पूछते हैं कि क्या वो रिफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा एमसी नेगेटिवली जवाब देता है और कहता है कि वो सिर्फ एक फेयर ट्रांसफर चाहता है, क्योंकि ट्रायल अब सख्त हो गया है। वो अपने चेहरे पर एक चीकी स्माइल के साथ डिमांड करता है कि उसका कॉम्पेंसेशन भी बढ़ाया जाना चाहिए। काइल रैग्नार उसकी विश पूछते हैं और एमसी मुड़कर एड की तरफ देखता है और कहता है कि उसे चमेलिया पैलेस जैसी कोई चीज चाहिए। ये सब ऑब्जर्व करते हुए एड स्पीचलेस रह जाता है। एड फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और वुल्फ गैंग खुद क्लैन लीडर के साथ ऐसी डील प्रपोज करने को कंप्लीट मैडनेस कहता है। उसे लगता है कि उसे इस बास्टर्ड को उसकी औकात याद दिलानी होगी, क्योंकि अग्रीमेंट्स इस अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड होते हैं कि दोनों पार्टीज इक्वल स्टैंडिंग रखती हैं। वुल्फ गैंग अज्यूम करता है कि एमसी अपने एरोगेंस की वजह से फेल हो जाएगा, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए क्लैन लीडर हमारे लड़के की बात से अग्री कर जाते हैं। क्लैन लीडर पूछते हैं कि क्या स्काई ड्रैगन को कोई ऑब्जेक्शन है, लेकिन वो आदमी उन्हें अश्योर करता है कि सब कुछ उनके लॉर्ड काइल का ही है, इसलिए वो उनके डिसीजन पर कमेंट करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लॉर्ड ये सुनकर खुश होते हैं और उन्हें जल्दी से एक स्टेज प्रिपेयर करने का ऑर्डर देते हैं, क्योंकि वो खुद अपने बेटे को टेस्ट करना चाहते हैं। थियो थोड़ा हेजिटेंट हो जाता है और थोड़ी देर बाद जब वो अपने पिता काइल रैग्नार को कन्फ्रंट करता है तो बाकी वैसल्स ऑब्जर्व करने के लिए साइड लाइन्स पर खड़े हो जाते हैं। एड कंप्लीट फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि हमारे एमसी को फंसाने के लिए उसने जो जाल बिछाया था वो अब उसी यानी कि थियो को फेवर करने वाले एक स्टेज में बदल गया है।
एड खुद को एंग्शियस ना होने का अश्योरेंस देता है क्योंकि वो सोचता है कि भले ही थियो अब स्ट्रॉन्गर हो गया हो, लेकिन इस बात का कोई चांस नहीं है कि वो क्लैन लीडर की एक सिंगल स्ट्राइक को भी सह सके, एक ऐसा फीट यानी कारनामा जिसे हाई रैंकिंग सोर्ड्समैन भी आसानी से अकॉम्प्लिश नहीं कर सकते। एड अज्यूम कर लेता है कि थियो यहीं मरने वाला है, लेकिन हमारा लड़का उसके प्लान्स के आर पार देख लेता है और कॉन्फिडेंट है कि वो नहीं मरेगा थैंक्स टू उस ट्यूटोरियल रिवॉर्ड के जो उसे मिला था। किंग नोटिस करते हैं कि उनके बेटे में कुछ बदला है और सवाल करते हैं कि क्या उसने किसी के नोटिस किए बिना कोई एलेक्जर कंज्यूम किया है। किंग का मानना है कि एक एलेक्जर भी उसे इतना बदलने में मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो इसकी परवाह ना करने का फैसला करते हैं क्योंकि उनके लिए यह मैटर नहीं करता कि एमसी इतना स्ट्रांग कैसे बना। हमारे लड़के को रियलाइज होता है कि उसके पिता ने उसे आसानी से पकड़ लिया है, यहां तक कि 9 ड्रैगन्स ने भी नोटिस नहीं किया था कि उसने कोई एलेक्जर लिया है। किंग पूछते हैं कि क्या वो वार्म अप हो चुका है। थियो पॉजिटिवली जवाब देता है और उसके पिता चीयर करते हैं कि नॉर्मली वो अपनी ग्रेट सोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि हमारे लड़के को अभी तक मैना यूज करना भी नहीं आता, इसलिए उसके पिता एक जंग लगी लोहे की तलवार का इस्तेमाल करके उस पर थोड़ी नरमी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। क्लैन लीडर पूछते हैं कि क्या उसे कोई ऑब्जेक्शन है। थियो कहता है कि उसे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और पिता सीरियस हो जाते हैं जैसे ही वो फाइट शुरू करने का फैसला करते हैं। एक इमेंस ऑरा हर तरफ फैलने लगता है जैसे ही क्लैन लीडर आगे बढ़ते हैं, जो हमारे लड़के को एंग्शियस कर देता है। थियो उस इमेंस प्रेशर को ऑब्जर्व करता है जो उसके पिता सिर्फ अपनी फाइटिंग स्पिरिट से एमिट कर रहे हैं। क्लैन लीडर उसकी तारीफ करते हैं, ये देखकर सरप्राइज्ड हैं कि उनका बेटा अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। थियो कॉन्फिडेंट रहता है क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ लगभग 3 गुना हो चुकी है उस रिवॉर्ड की वजह से जो उसे ट्यूटोरियल क्लियर करने के बाद मिला था, एक्सपीरियंस एलेक्जर। उस एलेक्जर का यूज करके वो 5 लेवल्स गेन करने में कामयाब रहा और उसने अपने सारे स्टैट्स अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिए। इतनी स्ट्रेंथ के साथ वो ट्रू फ्रीडम फील करता है जैसे ही वो कमजोरों की दुनिया को छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रेल्म में एंटर करता है। एमसी कॉन्फिडेंट है कि वो अपने पिता की कम से कम एक सिंगल स्ट्राइक को सरवाइव कर सकता है, और जैसे ही क्लैन लीडर अपना अटैक करते हैं हर कोई स्पीचलेस हो जाता है, जबकि एड का मानना है कि एमसी मारा जाएगा। हमारा लड़का अपना पूरा फोकस खुद को डिफेंड करने में लगाता है और अटैक को अपनी तरफ आते हुए देख पाता है। लाल रोशनी की एक बहुत बड़ी बीम जमीन पर गिरती है जो पूरे स्टेज को तबाह कर देती है, और जब धुआं छटता है क्लैन लीडर ये देखकर मुस्कुराते हैं कि उन्हें फाइनली एक काबिल बेटा मिल गया है। हमारा एमसी अभी भी खड़ा हुआ है, जिसने हर किसी को शॉक में छोड़ दिया है। थियो अपनी विल और डिटर्मिनेशन के जरिए अपनी इनोसेंस साबित कर देता है। स्ट्राइक को सक्सेसफुली सर्वाइव करने के बाद ट्रायल कंक्लूड हो जाता है और सिस्टम दिखाता है कि सडन क्वेस्ट सिंगल स्ट्राइक फ्रॉम काइल रैग्नार सक्सेसफुली फिनिश हो गया है। थियो को अपनी अचीवमेंट्स के रिवॉर्ड के तौर पर एक इन्वेंटरी और एक मिस्टीरियस ब्लू की मिलती है। कुछ समय बाद हमारा लड़का उठता है और सवाल करता है कि वो कहाँ है। उसकी माँ सिसिलिया अपने बेटे को उठता हुआ देखकर खुश हो जाती है और शेयर करती है कि वो खड़े खड़े ही बेहोश हो गया था। वो उसका हाथ पकड़कर रोने लगती है जब वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है कि उसे कैसा लगा जब उसे पता चला कि खुद क्लैन लीडर ने हमारे लड़के को चैलेंज किया था। सिसिलिया कंसर्न्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या उसे और कोई चोट तो नहीं आई है, उसे अश्योर करते हुए कि अगर उसे कोई फ्रैक्चर या डिसलोकेशन है तो वो तुरंत एक फिजिशियन को बुलाएगी। थियो उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि वो कहाँ है। जूलियस अंदर आता है और कहता है कि क्लैन लीडर के ऑर्डर्स पर चमेलिया पैलेस की लीडी, एक्सियन और डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, इन सभी को बाहर निकाल दिया गया है। थियो खुश हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वे चमेलिया पैलेस के अंदर हैं। सिस्टम उसे अपडेट करता है और दिखाता है कि अब उसे बस वो सीक्रेट अनकवर करना है। अब चमेलिया पैलेस के गार्डन के अंदर इम्मोल बवाल मचाना शुरू कर देती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे अपनी ही प्रॉपर्टी खाली करने के लिए फोर्स क्यों किया जा रहा है। ये मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रही। सर्वेंट्स उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे भीख मांगने लगते हैं कि वो ऐसा तमाशा ना करे। मीनवाइल ये सब ऑब्जर्व करते हुए एड एक्सियन को ऑर्डर देता है कि वो थियो रैग्नार को जान से मार दे। एक्सियन अवेकनिंग सेरेमनी के लिए अपना प्लान शेयर करता है, लेकिन एड उससे कहता है कि वो हमेशा के लिए उसका किस्सा खत्म करने के लिए थियो का सिर काट दे। एक्सियन एड की आंखों को ऑब्जर्व करता है जो रिवेंज की इंटेंस डिजायर से जल रही हैं।
चमेलिया पैलेस में सब कुछ सेटल डाउन होने के बाद हमारा लड़का समझता है कि भले ही सब कुछ उसके प्लान के खिलाफ गया, लेकिन उसने अपनी उम्मीद से कहीं बेहतर रिजल्ट्स अचीव कर लिए हैं। वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल किए बिना ही चमेलिया पैलेस ऑब्टेन करने में कामयाब रहा, और सबसे बड़ी बात, उसने एक और अथॉरिटी ऑब्टेन कर ली है। वो अपनी इन्वेंट्री स्किल का इस्तेमाल करता है और उसके अंदर से एक आइटम बाहर निकालता है। एमसी उस सेब को चबाता है और सोचता है कि ऐसी चीजें कैसे पॉसिबल हैं, लेकिन रिकग्नाइज करता है कि ये बहुत यूजफुल है। थियो अपनी इन्वेंट्री से वो ब्लू की निकालता है जो उसे रिसेंटली मिली थी, और मानता है कि ये डेफिनेटली किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज से रिलेटेड है। जैसे ही वो एक दरवाजे पर फोकस करता है, वो की होल अचानक चमक उठता है।